Hello friends, welcome to Agriculture Academy. This is our lecture number 11 and in this lecture we are going to study heritability, sterility and self incompatibility. ठीक है? Okay, just a second. Alright, so these are three things that we are going to study and इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होता है, हमने इसकी क्लासिफिकेशन, इसकी एप्लीकेशन देखनी है कि इन तीनों की क्लासिफिकेशन, इन तीनों की एप्लीकेशन देखनी है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में. ठीक है, तो दीज आर द PYQs. ऑलराइट, दीज आर द PYQs. अब इसमें देख रहे हैं ना, इसमें देख रहे हैं आपकी जेनेटिक्स में सबसे ज़्यादा PYQs जो हैं इसी टॉपिक्स में से. ठीक है, सो दीज आर द PYQs एंड दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ द PYQ. अब इससे हमको क्या पता चल जाता है, इसके एनालिसिस से ये पता चलता है कि दिस इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन और वी कैन से मोस्ट आस्क्ड पोर्शन ऑफ द जेनेटिक्स. ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आ रहे हैं और वो भी किस में से आ रहे हैं, स्टेरिलिटी में. ठीक है, ओके तो हमारे पास क्या है, वी हैव हेरिटेबिलिटी, स्टेरिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी. इसकी क्लासिफिकेशन और उसकी एग्जांपल. सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया इन तीनों की हमने देखनी है क्लासिफिकेशन और रिप्लिकेशन क्रॉप इम्प्रूवमेंट में. ठीक है, तो वी हैव दिस हेरिटेबिलिटी, उसके बाद हम देखेंगे स्टेरिलिटी का, उसके बाद हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का देखेंगे. ठीक है, तो हेरिटेबिलिटी का क्या है, सबसे पहले हेरिटेबिलिटी की टाइप्स और वी कैन से डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस, इनसेंस, इम्पॉर्टेंस, टाइप्स एंड द मेजर्स ऑफ हेरिटेबिलिटी, मतलब हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड और हाउ इट इज़ टू बी मेजर. सो दिस इज सेम एंड कैलकुलेशन ऑफ हेरिटेबिलिटी. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे स्टेरिलिटी. ठीक है, इसमें भी हमारी टाइप्स हैं और इसकी एप्लीकेशन का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड वी हैव दिस सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. इसमें क्या हो रहा है, रिपीटेशन ही हो रही है ज़्यादातर, देख रहे हो आप. सो द टाइप्स दे हैव आस्क्ड अस टाइप्स इन फोर टाइम्स और वी कैन से. ठीक है, मैकेनिज्म 2 बार पूछा हुआ है. उसके बाद हम इसका डिफरेंस भी देखेंगे एट लास्ट, इनकम्पैटिबिलिटी और स्टेरिलिटी का डिफरेंस. और ये भी अभी तक 5 बार क्वेश्चन पूछा विद एग्जांपल. सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. रेलिवेंस क्या है इसकी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की प्लांट ब्रीडिंग में. ठीक है, 5 बार क्वेश्चन आ चुका है विद एग्जांपल्स. ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस. व्हाट इज़ हेरिटेबिलिटी का सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, वही जो मैंने आपको बताया. अब इसके लिए बेसिक्स क्या चाहिए हमको, बेसिक्स इसके लिए आपको चाहिए जेनेटिक वेरिएंस. ठीक है, जेनेटिक वेरिएंस क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था इन द मेंडल वाले में दैट वी हैव दिस वेरिएशन जो होती है वो 2 तरह की होती है. एक हमारे पास वेरिएशन होती है जेनेटिक, दूसरी होती है हमारे पास एनवायरमेंटल वेरिएशन. ठीक है, सो दिस इज़ जेनेटिक वेरिएंस. जेनेटिक वेरिएंस क्या होता है, ये इसको हम देखेंगे. नाउ वी हैव दिस वेरिएशन जो होती है पॉपुलेशन, वो 3 तरह की होती है. एक तो फिनोटिपिक जो हमको दिखने से दिखती है. ठीक है, मतलब हमको दिखने में मॉर्फोलॉजिकली हम बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं कि कौन सी वेरिएशन है. देन वी हैव दिस जीनोटिपिक वेरिएशन. जीनोटिपिक वेरिएशन मतलब जो जीन लेवल्स पे वेरिएशन आती है. उसके बाद एनवायरमेंटल वेरिएशन. अब जो सारी टोटल वेरिएशन होती है उसको हम बोलते हैं फिनोटिपिक वेरिएशन, जो हमको टोटल दिखती है. अब वो जो दिखती है हमको फिनोटिपिक वेरिएशन, इट इज़ ड्यू टू जेनेटिक और जीनोटिपिक वेरिएशन एंड एनवायरमेंटल वेरिएशन और बोथ. ठीक है, इन दोनों के, या तो सिर्फ कंप्लीट इसकी हो सकती है या एनवायरमेंटल की हो सकती है या इन दोनों की हो सकती है. सो फिनोटिपिक वेरिएशन इज़ द टोटल सम ऑफ जीनोटाइपिक वेरिएशन एंड एनवायरमेंटल वेरिएशन. ठीक है, सो फिनोटाइपिक वेरिएशन इज एन ऑब्जर्वेबल वेरिएशन. ठीक है, जो आप दिखते हो, जो हम देख के बता सकते हैं. एंड इट इंक्लूड बोथ जीनोटाइप एंड दिस एनवायरमेंटल वेरिएशन, दैट इज द टोटल वेरिएशन. ठीक है, उसके बाद जीनोटाइपिक वेरिएशन या जेनिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन और वी कैन से इनहेरिटेड वेरिएशन और वेरिएबिलिटी. सो इट रिमेन्स अनअल्टर्ड बाय द एटमॉस्फेयर, दिस एटमॉस्फेयर कह रहा हूँ, दिस एनवायरमेंटल कंडीशन. ठीक है, मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन का कोई असर नहीं है इस पर. दे आर मोर यूजफुल फॉर द प्लांट ब्रीडर. क्यों, क्योंकि यही क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू द जेनेटिक और यही हमारे पास पास होती है. अब एनवायरमेंटल वेरिएशन पास नहीं होती, क्योंकि एनवायरमेंटल वेरिएशन ये डिपेंड करती है एनवायरमेंट पे. वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे पास होगी, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में जेनेटिक मटेरियल पास होता है और जेनेटिक मटेरियल में जो वेरिएबिलिटी होती है वही पास हो जाती है नेक्स्ट में. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि वेरिएंस, जेनेटिक वेरिएंस, तो हम देखते हैं. सबसे पहले जेनेटिक वेरिएंस क्या होता है, इट इज़ अ हेरिटेबल पोर्शन ऑफ द टोटल वेरिएंस और वी कैन से फिनोटिपिक वेरिएंस. टोटल वेरिएंस क्या होता है हमारे पास और टोटल वेरिएबिलिटी क्या होती है, इट इज़ फिनोटिपिक वेरिएंस. ठीक है, सो वेरिएंस क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस एंड वेरिएबिलिटी, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ दिस वेरिएंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास जेनेटिक वेरिएंस, इट रेफर्स टू द
हेरिटेबल पोर्शन ऑफ द वेरिएंस, ठीक है, मतलब हेरिटेबल मतलब जो सिर्फ जेनेटिक वेरिएंस की वजह से, ठीक है। सो इसके कंपोनेंट्स में क्या होता है, मतलब दिस इज द कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक और वी कैन से द कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक वेरिएंस। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में हमारे पास सिर्फ जेनेटिक वेरिएंस ही जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वही हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब इसकी क्लासिफिकेशन की है किसी ने, इसने फिशर ने इसकी क्लासिफिकेशन की थी 1918 में। उनने क्या बोला था कि जो जेनेटिक और वी कैन से द कंपोनेंट्स है जेनेटिक वेरिएंस के, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एडिटिव, दूसरा डोमिनेंस और एपिस्टेसिस, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा एडिटिव और ये डोमिनेंस एपिस्टेसिस ये हमने पढ़ा हुआ है इन द जीन इंटरेक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं एपिस्टेसिस सॉरी दिस एडिटिव कंपोनेंट क्या है। एडिटिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होता है वेरिएशन का दैट अराइजेज फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस, ठीक है, दो होमोजाइगस और वी कैन से होमोजाइगोट्स की वजह से ऑफ अ जीन, फॉर एग्जांपल ए दिस इज होमोजाइगस एंड ए दिस इज होमोजाइगस, इन दो की वजह से ए और ए, ठीक है तो ये अलग अलग है ना, तो इन दो की वजह से जो वेरिएशन आता है दैट इज नॉन एज एडिटिव वेरिएंस एंड दिस इज द एडिटिव कंपोनेंट ऑफ द वेरिएंस। समझ में आया? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरिएशन ड्यू टू होमोजाइगोस और वी कैन से होमोजाइगोट फॉर अ जीन, या होमोजाइगस लाइंस के से जो वेरिएशन आती है, आप मतलब उनके डिफरेंस से जो वेरिएशन आती है दैट इज नॉन एज एडिटिव कंपोनेंट, ठीक है। अब डोमिनेंस, आपको पता है कि डोमिनेंट कंपोनेंट कहाँ पे एक्टिव होता है, हेटेरोजाइगस में। आपको पता है हेटेरोजाइगस जो होगा ए होगा। सो इसका एवरेज डिफरेंस हम देखेंगे, सो इट इज़ द डिविएशन और वी कैन से डोमिनेंस कंपोनेंट ऑफ ए वेरिएंस, इट इज़ द डिविएशन ऑफ दिस हेटेरोजाइगस दैट इज ए एंड ए फ्रॉम द एवरेज फिनोटिपिक वैल्यू ऑफ और वी कैन से टोटल वेरिएंस ऑफ ए एंड दिस ए एंड ए, ठीक है। सो दिस इज डोमिनेंट कंपोनेंट क्या है, इट इज़ द डिविएशन ऑफ दिस हेटेरोजाइगस फ्रॉम द होमोजाइगस, दोनों एवरेज ऑफ 2 होमोजाइगस। ऑलराइट, सो इट इज़ इसको हम इंटरएलिलिक इंटरेक्शन भी कहते हैं। अब आगे हमारे पास इंटरेक्शन कंपोनेंट और वी कैन से एपिस्टैटिक कंपोनेंट। इसमें क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू द रिजल्ट, जैसे हमने बोला था पहले भी कि इट इज़ एपिस्टैटिस क्या होता है, इट इज़ द मतलब इंटरेक्शन होती है बिटवीन 2 और मोर जीन्स, ठीक है। लाइक अब हमने इसको किसने बताया था, हेमन एंड माथर ने बताया कि इसको क्लासीफाई किया, इसको 3 तरीके से क्लासीफाई किया, मतलब इंटरेक्शन जो होगी वो 3 तरह की होगी, या तो एडिटिव जो है आपस में ही 2 जीन्स होंगे उनमें एडिटिव होंगी, या तो डोमिनेंस होंगी ये वाला, या तो एडिटिव और डोमिनेंस दोनों, ठीक है। सो दिस इज़ द 3 क्लासिफिकेशन दे हैव गिवन, मतलब फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन की है, सॉरी दिस एपिस्टैटिक की, ठीक है, एपिस्टैटिक की फर्दर क्लासिफिकेशन की। ऑलराइट, उसके बाद हम देखेंगे हेरिटेबिलिटी। इफ़ दे विल आस्क यू द डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या लिखनी है, अगर डेफिनेशन ना भी पूछी, फॉर एग्जांपल विच मेजर्स ऑफ हेरिटेबिलिटी, फॉर एग्जांपल हेरिटेबिलिटी भी पे क्वेश्चन पूछा है, तो हमको क्या करना है, पहले हेरिटेबिलिटी डिफाइन करेंगे ना। सो दिस इज द हेरिटेबिलिटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ जेनेटिक वेरिएंस, ठीक है, ध्यान में रखना, इट इज़ द रेशियो ऑफ जेनेटिक वेरिएंस टू द टोटल फिनोटिपिक वेरिएंस, और वी कैन से टोटल वेरिएंस, हमको पता है टोटल वेरिएंस जो होता है वो फिनोटिपिक वेरिएंस ही होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेरिटेबिलिटी, ठीक है। मतलब सिर्फ जेनेटिक वेरिएंस, ठीक है, इट इज़ वीजी इज जेनेटिक वेरिएंस अपॉन टोटल फिनोटिपिक वेरिएंस इज नॉन एज द हेरिटेबिलिटी, इट इज़ द रेशियो, ठीक है, इसकी रेशियो होगा, तो रेशियो होगा तो कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि सेम ही है, तो दोनों का कोई यूनिट नहीं होगा। सो ठीक है, सो अगर हम इसको आगे देखें तो VG is the variation due to genetic component, that is the genetic variance upon total variance। total variance में हमारे पास genetic variance भी आता है और environmental variance भी आता है, ठीक है। so this is the formula of heritability। तो this is the definition, it is what it says, it says that the ratio of genetic variance or it can be defined as the ratio of genetic variance to the total phenotypic variance, ठीक है, और we can say the total variance। अब the extent of the, अब इससे ना हमको क्या पता चलता है, ये हमको ये पता चल जाता है द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीनोटाइप टू द फिनोटिपिक वेरिएंस, मतलब इस जीनोटाइप का कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल वेरिएंस में, ठीक है, ऐसे ही तो हम वेरिएशन निकालते हैं। सो दिस इज द रेशियो तो यही होता है कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है टोटल में से, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो मतलब इसमें हमको बताता है द एक्सटेंट और वी कैन से द एक्सटेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ जीनोटाइप टू द फिनोटाइप, ठीक है, इन अ ट्रेट, एंड इट कैन बी एक्सप्रेस in the ratio of वही genetic variance to the total variation, that is the phenotype, ठीक है। it is another type of, we can say another way in which you can just define it, ठीक है। इसीलिए the heritability और we can say इसको हम denote कर सकते हैं, this can you can write this is as a linking line,
सॉरी दिस इसका मतलब क्या है, 10 जो हमारे पास हेरिटेबिलिटी ये हमको बताता है दैट द पोर्शन ऑफ द फिनोटाइपिक वेरिएंस ड्यू टू जीनोटाइप, जीनोटाइप की वजह से फिनोटाइपिक वेरिएंस कितना है, और वी कैन से द फिनोटाइप में जीनोटाइप का कंट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है, अब वही एग्जांपल बताई मैंने, वी जी अपॉन सॉरी दिस जी जो फॉर्मूला बताया वी जी अपॉन वी पी इज इक्वल टू वी जी अपॉन वी जी प्लस वी ई, क्योंकि वी जी से फिनोटाइप जो है वो होता है आपको पास जीनोटाइपिक वेरिएंस प्लस एनवायरमेंटल वेरिएंस के बराबर। तो इट इज़ जीनोटाइपिक वेरिएंस, इट इज़ फिनोटाइपिक वेरिएंस, इट इज़ एनवायरमेंटल वेरिएंस। ठीक है, अब हमको पता है कि वी हैव द टू टाइप्स ऑफ दिस हेरिटेबिलिटी। हेरिटेबिलिटी के दो टाइप होती है, एक होती है ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी, दूसरी होती है नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पीछे कि जेनेटिक वेरिएंस का कंपोनेंट टू द टोटल वेरिएंस का कंपोनेंट। ठीक है, टोटल वेरिएंस, तो वो होती है हेरिटेबिलिटी। अब इसमें भी ना जेनेटिक वेरिएंस जो होता है वो नॉर्मली तो मैंने आपको सिर्फ जेनेटिक वेरिएंस बताया, लेकिन जेनेटिक वेरिएंस के मैंने बताया कि जेनेटिक वेरिएंस के अंदर भी हमारे पास होते हैं एडिटिव, वी हैव डोमिनेंस, वी हैव एपिस्टेटिक। ठीक है, तो उसी बेसिस पे अब हम ना किसी में सिर्फ एक ही चीज़ ले लेते हैं, मतलब ऊपर टोटल जेनेटिक वेरिएंस में सिर्फ एक ही ले लेंगे, फॉर एग्जांपल एडिटिव ही ले लेंगे। तो एडिटिव वेरिएंस का देखेंगे हम कंट्रीब्यूशन टू द टोटल वेरिएंस। ठीक है, सो हम दिस इज़ आवर ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी एंड नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी। सबसे पहले ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी वही जर्नल, इसको हम H2 ब्रॉड सेंस लिखते हैं, और ये वही है एनवायरमेंटल वेरिएशन अपॉन जेनोटाइपिक वेरिएंस अपॉन एनवायरमेंटल वेरिएंस। ठीक है, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी। अब थोड़ा सा ना दिस वी कैन से दिस हेरिटेबिलिटी के अंदर ही अगर हम जाएं तो नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी में क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं आगे भी दिखाऊं ना, तो ये आएगा वी एडिटिव प्लस वी एपिस्टेटिक, ठीक है, प्लस वी डोमिनेंस, ठीक है, अपॉन वी जी। ठीक है, वी जी अपॉन वी ई। ठीक है, वी जी को लिख नहीं रहा, पूरा नहीं लिख रहा, ऐसे लिखूंगा वी जी, सो इट इज़ ऑल्सो वी जी। अब जो नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी होता है उसमें ये सब हम कंसिडर नहीं करते, उसमें सिर्फ हम वी एडिटिव ही कंसिडर करते हैं, और वी कैन से वी विल शो यू दिस इज हाउ। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ एडिटिव वेरिएंस, ठीक है, दैट इज़ वी ए। ठीक है, ये एडिटिव वेरिएंस को टोटल फिनोटाइपिक वेरिएंस में हम बताते हैं, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नैरो सेंस। ठीक है, इसमें ना हम थोड़ा जेनेटिक बेस को नैरो कर देते हैं, वी कैन से जेनेटिक वेरिएंस को हम नैरो कर देते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, नाउ अब हम देखते हैं कि ये इट इज़ मोर रिलायबल मेथड। ठीक है, मतलब हम ब्रीडिंग वैल्यू में ना जब हम देखते हैं तो एडिटिव का ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, तो अब और एक और चीज़ कि जो एडिटिव का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऑलवेज लेस एंड और इक्वल टू होगा दिस ब्रॉड सेंस। ठीक है, क्योंकि एडिटिव इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, अब इसके फीचर्स वही, जब हमारे कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वी विल टेंड टू राइट, मतलब हमको फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है ना, जो ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी होती है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं पेरेंट्स से भी एज वेल एज सेग्रीगेटिंग जनरेशंस, और वी कैन से सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन से, दोनों से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, एंड दिस कैलकुलेशन ऑफ द नैरो सेंस जो होता है इसमें हमको क्रॉसेस कराने होते हैं इन ए डिफाइन फैशन। ठीक है, क्योंकि इट इज़ अ नैरो, इसमें सिर्फ एडिटिव ही हम देखते हैं। एडिटिव मतलब हम सिर्फ देखते हैं व्हाट इज़ दिस डिविएशन, और वी कैन से डिफरेंसेस बिटवीन ए एंड ए। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं दो होमोजाइगस लाइंस का। ठीक है, तो इसलिए हमको एक डेफिनेट और वी कैन से डेफिनेट फैशन में इसको क्रॉसेस करने होते हैं, उसके बाद हम नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी को निकाल सकते हैं। तो दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट ब्रीडिंग, ये तो हमको पता ही सिलेक्शन के लिए, क्योंकि हमको पता है ना अगर हमको सिलेक्शन करना है तो अगर हमको किसी पेरेंट को सिलेक्ट करना है तो हम उसके देखते हैं कि उसके कैरेक्टर कितने हेरिटेबल है। अगर हेरिटेबल ही नहीं होंगे तो हम उसकी सिलेक्शन क्यों करेंगे। ठीक है, हमको उसकी सिलेक्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ट्रेड जो होंगे वो दे विल नॉट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। सो वी हैव दिस मेथड ऑफ कैलकुलेशन, और वी कैन से एस्टिमेशन ऑफ हेरिटेबिलिटी। हम कैसे एस्टिमेट करते हैं हेरिटेबिलिटी को। सबसे पहले हम क्या, जैसे मैंने आपको बताया ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी को 3 डिफरेंट मेथड से हम ये कर सकते हैं एस्टिमेट। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स एंड सेग्रीगेटिंग जनरेशन। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम वेरिएंस टेबल, मीन, इस कोरिलेशन, इन सब चीज़ों से निकालते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल हम जो भी किसी वेरिएंस टेबल ऑफ ए ट्रायल
ऑफ ए ट्रायल विच कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ जीनोटाइप। तो जो लार्ज नंबर ऑफ जीनोटाइप होगा, मतलब किसी भी कोई भी पॉपुलेशन का जीनोटाइप होगा, उसका हम एक मतलब उसका जो ट्रायल होगा उसमें से हम वेरिएंस टेबल निकालेंगे। तो वेरिएंस टेबल से हमको पता चलेगा कितनी वेरिएबिलिटी है इसमें, ठीक है। सो दिस इज़ वन मेथड। एंड द नेक्स्ट मेथड कि हम एस्टिमेट करेंगे जेनेटिक वेरिएंस और उसके बाद एनवायरमेंटल वेरिएंस किस किस का, पेरेंट 1, पेरेंट 2, पेरेंट 3, मतलब जो भी जनरेशन है उनका, ठीक है, उनका हम क्या करेंगे, जो उनका हम ये क्या बोलते हैं इसको, जेनेटिक वेरिएंस और एनवायरमेंटल वेरिएंस निकाल लेंगे उनका पेरेंट्स का। तो उसकी वजह से हम वी कैन कैलकुलेट दिस ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी, ठीक है। एंड अदर दिस थर्ड मेथड इज़ कि हम थर्ड वे क्या है कि पेरेंट और ऑफस्प्रिंग का रिग्रेशन निकाल सकते हैं हम। पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग का रिग्रेशन निकालेंगे अपॉन डबलिंग विल प्रोवाइड अस द एस्टिमेशन, ठीक है। पेरेंट और ऑफस्प्रिंग का रिग्रेशन निकालेंगे, उसको डबल कर देंगे तो उससे हमको एस्टिमेशन मिल जाएगा हेरिटेबिलिटी का, ठीक है। सो इट कैन बी कि क्या होगा, h इज इक्वल टू 2b, ठीक है। उसका मतलब जो रिग्रेशन निकलेगा इनका उसको हम डबल कर देंगे, दिस इज़ द रिग्रेशन, ठीक है। अब इसमें और भी फॉर्मूलेज होते हैं बट आई डोंट थिंक कि हमारे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हमको सिर्फ कैलकुलेशन के मेथड पता होने चाहिए। सो दीज आर द 3 मेथड दैट यू कैन यूज। एंड अदर मेथड आल्सो, देयर आर सम अदर मेथड, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हाफ सिब जो मेटिंग होती है उसका कोरिलेशन निकालते हैं। सो दिस वी हैव दिस हाफ सिब कोरिलेशन मेथड। हाफ सिब मतलब जिसका वन पेरेंट से दे आर कनेक्टेड, एंड फुल सिब मतलब जो भी पूरे सेम पेरेंट से है ऑफस्प्रिंग दोनों, ठीक है। तो एंड जीनोमिक मेथिसिलिन, ये एक मॉलिकुलर मार्कर, इसी तरीके का मॉलिकुलर मार्कर का हम यूज़ करके जेनेटिक वेरिएंस और फिनोटाइपिक वेरिएंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे पास, अगर आपको ये लिखना है कि हमारे पास हम जनरल जो हेरिटेबिलिटी उसको कैसे नापते हैं, हम बोलेंगे कि हमारे पास जो ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी है उसको हम ये वाला 1 2 3 4 5 6 मेथड से निकाल सकते हैं। सो दीज आर द वेज वी कैन फाइंड दैम, ठीक है। अब इसका यूजेस क्या होते हैं, हेरिटेबिलिटी का हम क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले हेरिटेबिलिटी ना हमको बता देती है कि जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं इज़ इट इफेक्टिव और नॉट, कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को या किसी इंडिविजुअल को किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो कैरेक्टर उसमें जो आया है इज़ इट हेरिटेबल, मतलब क्या वो नेक्स्ट जनरेशन में भी आएगा, और वो कितना एनवायरनमेंट की वजह से, कितना जेनेटिक की वजह से, जेनेटिक वेरिएंस की वजह से, और वी कैन से जीनोटाइप की वजह से, तो वो इफेक्टिवनेस हमको कौन देता है, हेरिटेबिलिटी, ठीक है। अब हमने इससे एलीट जीनोटाइप निकालते हैं, सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन, एलीट मतलब द बेस्ट, ठीक है, ओके। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर, ये किस लिए होता है, डिसाइडिंग ब्रीडिंग मेथड, मतलब हम कौन सा ब्रीडिंग मेथड यूज़ करें ताकि हमारे पास इफेक्टिव सिलेक्शन हो, ठीक है। सिलेक्शन को भी करने के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप्स है सिलेक्शन की और ब्रीडिंग मेथड्स हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन दीज सिलेक्शंस। तो उन सिलेक्शन के बेस के ऊपर वी हैव डिफरेंट ब्रीडिंग मेथड। तो हमको ये बताता है कि हम कौन सा ब्रीडिंग मेथड सेलेक्ट करें, ठीक है, फॉर इफेक्टिव सिलेक्शन। और ये हमको आइडिया देता है कि जो हमने सिलेक्शन में जो भी अलग अलग ट्रेड्स हैं उसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन प्रेडिक्टिंग द परफॉर्मेंस अंडर डिफरेंट डिग्री ऑफ सिलेक्शन। अलग अलग सिलेक्शन जब हम करेंगे तो हाउ दीज प्लांट्स और वी कैन से जीनोटाइप आर गोइंग टू परफॉर्म, ठीक है। इट हेल्प इन सिलेक्शन इंडेक्स, हमको सिलेक्शन इंडेक्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उससे हमको पता चल जाता है किसका कितना सिलेक्शन है। तो हम बेस्ड ऑन दैट वी कैन पिक एंड चूज अ पर्टिकुलर वे ऑफ सिलेक्शन एंड अ ब्रीडिंग मेथड, ठीक है। एंड इट ऑल्सो हेल्प अस टू एस्टिमेट और वी कैन से इट इज़ एन गाइड फॉर द ब्रीडर, जिसमें हमको बताता है कि कितना प्रोपोर्शन जो है वो जीनोटाइप की वजह से है, और वी कैन से जीनोटाइप में भी एडिटिव की वजह से कितना है, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर एग्जांपल डेफिनेशन पूछी, एक्सप्लेन बताओ टाइप्स ऑफ हेरिटेबिलिटी और इसकी सिग्निफिकेंस बताओ। सो दिस वाज अ क्वेश्चन। तो ये सारा हो गया। वी हैव दिस ब्रॉड स्पेक्ट्रम सेंस हमने देखा, अब हम नैरो सेंस भी देख लेंगे, क्योंकि वैसे भी नैरो सेंस की डेफिनेशन तो हमने देख ली, ठीक है। उसकी मेथड ऑफ एस्टिमेशन इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा, लेकिन हमको वो भी करना है, ठीक है। सो ओके, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने थोड़ा एस्टिमेशन बताया है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा ब्रीडिंग पर्सपेक्टिव से बताया कि हमारे पास जो इसका एस्टिमेशन कैसे करते हैं। हमारे पास ब्रॉड सेंस जो होती है हेरिटेबिलिटी, इसको हम जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल रेप्लिकेटिंग ट्रायल से कर सकते हैं और जनरेशन मीन से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पेरेंट से भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल रेप्लिकेशन निकालेंगे हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक, और जो हम फार्मूला से निकालते हैं जेनेटिक और फिनोटाइपिक वेरिएंस, ठीक है, जेनेटिक डिवाइड बाई फिनोटाइपिक इनटू 100, ठीक है। इसको निकालेंगे फिनोटाइपिक वेरिएंस को रेस्पेक्टिव, दीज आर रेस्पेक्टिवली व्हाट इज दिस जेनेटिक एंड फिनोटाइपिक वेरिएंस, ठीक है, ओके। एंड फ्रॉम दिस जनरेशन क्या करेंगे, जनरेशन का मीन निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद उनकी क्या करेंगे हम वेरिएंस का
मतलब मीन निकाल के हम उसके हिसाब से ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी को निकाल सकते हैं, ठीक है। वी हैव दिस फॉर एग्जांपल वी F12 माइनस F1 अपॉन F12 इंटू 100, ठीक है। ये हम निकालते हैं डिफरेंसेस मीन का। अब ये क्या है, F1 क्या और F2 क्या है, दीज आर दी मतलब दीज आर द वेरिएंस ऑफ फिलहाल फर्स्ट जनरेशन एंड F2 जनरेशन, ठीक है। ओके अब नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी को ना हम इस हेरिटेबिलिटी को हम डायलिल क्रॉसेस से निकाल सकते हैं और जनरेशन मीन से इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। डायलिल क्रॉसेस क्या होता है ना, इसके लिए हमारे पास जो भी हम दो अलग अलग तरीके के जो एलिल्स होते हैं उनको जब क्रॉस करेंगे तो उसके बाद हम उसका एस्टिमेशन निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला होते हैं। मैंने डेलिबरेटली यहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूला नहीं लिखा है क्योंकि वो बहुत लंबा फार्मूला था, तो हमारे लिए वो काम का नहीं, ठीक है। So we can just use that the mathematical formula is used to estimating the narrow sense from diagonal crosses, ठीक है। F1 से निकालते हैं उनके F1 जनरेशन से किसी भी diagonal crosses का, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है that we are this using we can say हम क्या करते हैं we are estimating this from diagonal crosses, ठीक है। and we have this segregating, वही इसमें भी हम क्या बोलेंगे कि हम mean analysis से हम segregating generation से हम निकाल सकते हैं किसको, नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी को, ठीक है। नाउ वी हैव दिस डिफरेंस, ठीक है। दिस वाज आई थिंक आल्सो अ PYQ, ओके। सो नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी क्या और ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी क्या है, नैरो सेंस, ठीक है। आपको तो पता ही है, मैंने अभी तक पढ़ा दिया, बट यहाँ पे मैंने ये जो है इसके पॉइंट्स हैं उनको मेंशन किए। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। इट इज़ द फॉर एग्जांपल दिस ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी क्या है, इट इज़ द डेफिनेशन जिसमें जेनेटिक वेरिएंस होता है टू द टोटल फिनोटाइपिक वेरिएंस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ द एडिटिव वेरिएंस टू द टोटल फिनोटाइपिक वेरिएंस, ठीक है। एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस, ठीक है, पूरा का पूरा नहीं, सिर्फ एडिटिव वाला, एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस टू द, ठीक है। नाउ इट मेजर व्हाट इट measures the total resemblance between the parent and offspring, और वी कैन से ऑफस्प्रिंग ऑफ अ ट्रायल, ठीक है। हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स से और ऑफस्प्रिंग ऑफ अ ट्रायल जो उसका ऑफस्प्रिंग निकला उसमें क्या रिजेम्बलेंस है, ठीक है। Okay, so it and this narrow sense heritability it measures the response to the selection of a trial, ठीक है। ये हमको बताता है कि किस सिलेक्शन का कितना रिस्पॉन्स आया, ठीक है। हाउ मच ट्रेड हैज़ चेंज ड्यू टू द नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन से हमने कितना जो ट्रेड है उसको ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर दैट, ये हो गया पहला। उसके बाद हम ये देख सकते हैं इट इज़ द वेरिएशन जो टोटल वेरिएंस की वजह से, एडिटिव वेरिएंस की वजह से, इसमें सारे दोनों पेरेंट और जिससे एग्रीगेटिंग पॉपुलेशन को यूज़ करते हैं, इसमें स्पेसिफिक पॉपुलेशन जैसे हमने बोला था डायलिल क्रॉसेस वगैरह उसका यूज़ करते हैं। ये हमको इट इज़ यूज़फुल इन द सिलेक्शन ऑफ एलीट टाइप फ्रॉम होमोजाइगस लाइन से, ये सेग्रीगेटिंग मटेरियल से हम निकालते हैं। एंड इट इज़ एप्लीकेशन इन एनिमल ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग एंड, ठीक है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। सो ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया था। नाउ वी हैव द टाइप, जैसे मैंने आपको बताया एडिटिव, डोमिनेंस, एपिस्टैटिक एंड जीन दिस एनवायरनमेंट जीन इंट्रैक्शन होती है। सो इट ओनली इन्वॉल्व्स दिस एडिटिव वाला वेरिएंस, ठीक है। सो दिस इज क्लियर नाउ, ओके। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग दीज हेरिटेबिलिटी, मतलब जो हेरिटेबिलिटी है ना, दैट इज़ द जीन लेवल, जीन्स की वजह से और वी कैन से जेनेटिक वेरिएंस की वजह से जो हमारे पास वेरिएशन आती है और वी कैन से वेरिएबिलिटी आती है, तो उसके कौन से फैक्टर जो उसको अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जेनेटिक मटेरियल ही होगा, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल ही उस पर डिपेंड करेगा और उसमें ज़्यादा वेरिएशन होगी तो ज़्यादा हमारे पास क्या करेगा वो, दैट विल क्रिएट मोर जेनेटिक वेरिएंस और वी कैन से हेरिटेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी तरीके सैम्पल साइज पर डिपेंड करेगा, हम सैम्पलिंग के मेथड पर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट कंडक्ट जब करेंगे हम तो उसके एक्सपेरिमेंट्स पे डिपेंड करेंगे, हमने कौन से एक्सपेरिमेंट लिए, हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हेरिटेबिलिटी, तो उस पर फैक्टर, दीज आर द फैक्टर दैट आर अफेक्टिंग, ठीक है। उसके बाद लिंकेज अगर हो गई, मेथड ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स, तो यू कैन, ओके, जस्ट लेट मी, so these factors are briefly discussed, okay, so discussed below, okay, discuss से लिख देता हूँ, ठीक है। सो ओके, नाउ व्हाट इज दिस जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ हेरिटेबिलिटी इज गवर्न बाय द अमाउंट ऑफ जेनेटिक वेरिएंस, जितनी जेनेटिक वेरिएंस प्रेजेंट होगी किसी भी ब्रीडिंग मतलब में ऑर्गेनिजम्स में, जिसमें इन अ पॉपुलेशन फॉर अ करेक्टर जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो उतना ही उसका जेनेटिक वेरिएंस ज़्यादा आएगा, ठीक है। मतलब अगर जेनेटिक वेरिएंस अगर ज़्यादा आएगा तो हेरिटेबिलिटी भी ज़्यादा आएगी, ठीक है। सो द डिविएशन ऑफ सेवरल डाइवर्जन, जितने डाइवर्जन पेरेंट होंगे तो दे विल एक्सप्रेस मोर जेनेटिक वेरिएंस, ठीक है, देन द क्लोजली रिलेटेड वन, ठीक है। इसकी वजह से, क्योंकि डिग्री ऑफ दिस इनब्रीडिंग अगर आप देखें ना, ये इन्फ्लुएंस करती है ये जेनेटिक वेरिएंस को, ठीक है। जेनेटिक वेरिएंस इंक्रीज कर देता है हमारे पास इनब्रीडिंग,
Okay, so thus this heritability they will eliminate, or we can say sorry this heritable estimation अगर हम इसका करेंगे तो F2 F5 जनरेशन में ज़्यादा होगा, ठीक है, इन कंपैरिजन टू F2 में, ठीक है, आफ्टर इनब्रीडिंग, क्योंकि F2 में हमारे पास इनब्रीडिंग हो जाती है, उसके बाद क्या होता है इनब्रीडिंग जो होती है वो कम हो जाती है F2 F5 जनरेशन में, ठीक है। सो इनब्रीडिंग में आपको पढ़ाऊंगा, दिन इन दिस हिट्रोसिस के साथ हम इसको पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग में। उसके बाद सैंपल साइज। अब देखो अगर हमको तो नॉर्मली क्या करना होगा, अगर हमको किसी भी हेरिटेबिलिटी का एस्टिमेशन करना है तो हमको एंटायर पॉपुलेशन का सैंपल लेना पड़ता है, ठीक है, मतलब दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, हमारे पास। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम इसके बेसिस पे, सैंपल साइज़ के बेसिस पे हम बोलेंगे जो अगर हम ज़्यादा पॉपुलेशन लें, ठीक है, अगर हम ज़्यादा पॉपुलेशन ले, देखो ये लिखा मैंने कि प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, लार्ज सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन, ये तो ऐसे भी होता है किसी भी सैंपल सर्वे के लिए, लार्ज सैंपल साइज लोगे तो इट विल एस्टिमेट मोर, ठीक है, ये आपको ज़्यादा करेक्ट एस्टिमेशन देगा, ठीक है, पॉपुलेशन मीन। एंड वाइल अगर आप स्मॉल साइज सैंपल लोगे तो इट विल गिव यू मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, सो वी हैव द सैम्पल मेथड। अब सैम्पलिंग मेथड भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है रैंडम, दूसरा होता है बायस्ड। जैसे मान लो आपके पास ये पॉपुलेशन है, अगर आपने एक सैंपल यहाँ से लिया, यहाँ से होते हैं ना हमारे पास जिगजैग मेथड से लेते हैं, यहाँ से ऐसे लेते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से ले सकते हैं, या मान लो आपने यहीं से ले लिया, तो अगर आपने सारे सैंपल यहीं से ले लिए तो इट विल बी बायस्ड। अगर आपने सैंपल साइज ज़्यादा ले लिया, यहाँ से ले लिया, सो इट विल बी करेक्ट, और वी कैन सी द रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम जो बायस सैम्पलिंग होती है ना, वो हमारे पास करेक्ट हेरिटेबिलिटी का एस्टिमेशन नहीं देता, ठीक है, इट विल नॉट गिव अस द करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ द हेरिटेबिलिटी, जिसकी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटेबिलिटी, ठीक है। एंड सो इट इज़ नॉट ट्रूली कॉल्ड दिस हेरिटेबिलिटी, इसको हम क्या बोलेंगे, रिपीटेबिलिटी बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड वी हैव दिस, ठीक है, इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बट आपको सिंपल पता होना चाहिए। एंड द कंडक्ट ऑफ द मटेरियल, ठीक है, अब जैसे मान लो कंडक्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या होते हैं ना, एनवायरमेंटल एरर्स भी आते हैं जिनको हम एरर वेरिएंस भी बोलते हैं, ठीक है। दिस हेरिटेबिलिटी एस्टिमेशन, जब आप इसको एस्टिमेशन करते हैं तो इट विल बी ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंटल एरर्स, और वी कैन से द एरर वेरिएशन। अब एरर वेरिएंस को हम कम करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या होते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस, किसके पार्ट होते हैं, फिनोटाइपिक वेरिएंस के। तो द डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द टेस्ट विल इन्फ्लुएंस दैट। अगर अब मतलब हम देखेंगे कि हम कितनी यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं इसमें टेस्ट एनवायरनमेंट में। अगर इसमें ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी होगी तो वो मतलब हमारे पास क्या करेगा, एनवायरमेंटल एरर्स को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो मतलब एनी प्रिकॉशंस हमको लेने इन सब चीज़ों को कम करने के लिए, उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास हेरिटेबिलिटी किसी एक करेक्टर की इंप्रूव होगी। नाउ दिस एनवायरमेंट, और वी कैन से दिस एनवायरमेंटल एरर्स, और वी कैन से एरर वेरिएंस कैन बी, इनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, सैंपल साइज ज़्यादा लेना, नंबर ऑफ रेप्लिकेशन ज़्यादा करना, ठीक है, मल्टी लोकेशनल टेस्ट कर सकते हैं हम, जिसकी वजह से हम मोर रिलायबल एस्टिमेशन मेथड मिलेगा हमको, किसका, हेरिटेबिलिटी का, ठीक है, इन कंपैरिजन टू ओनली इफ़ वी हैव कंडक्टेड दिस एक्सपेरिमेंट ओनली एट अ वन प्लेस, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन मेथड भी हमारे पास डिपेंड करते हैं। नाउ दी, जैसे फॉर एग्जांपल हेरिटेबिलिटी को हम अलग अलग मेथड से हम कर सकते हैं, द मेथड इट विल वेरी। अब जो ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी होता है, इसमें हमेशा ज़्यादा मिलेगी हमको इन कंपेरिजन टू द नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी, ये हमने पहले भी देखा था। नाउ एस्टिमेशन ऑफ द लिंकेज, सॉरी दिस इफेक्ट ऑफ द लिंकेज ऑन द हेरिटेबिलिटी। आपको पता है कि हेरिटेबिलिटी दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द लिंकेज, क्योंकि अगर लिंकेज होगी तो वो क्या करेगी, इसमें क्या होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड बायसेस हो सकते हैं। ऐसे तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि भाई लिंकेज अगर नहीं है तो फिर नॉर्मली हेरिटेबिलिटी जो है वो डिपेंड करेगा जीनोटाइप पे, ठीक है। लेकिन वी हैव दिस, अगर हमारे पास लिंकेज होगी ना, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द कपलिंग फेज, यहाँ पे डोमिनेंट एक ही साथ है या रिसेसिव एक ही साथ है, तो यहाँ पे अपवर्ड बायसेस होगा, ठीक है। अपवर्ड बायसेस किसके, दिस मतलब दिस अपवर्ड बायसेस, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हाई फ्रिक्वेंसी अगर कपलिंग फेज की होगी, we have the high frequency of the coupling phase, this will cause upward biases in the estimation of किस estimation में, additive और dominant effect के estimation में हमारे पास upward biases होगी, ठीक है। अगर तो हमारे पास क्या होगा, repulsive phase होगा, और we can say repulsive phase होगा, repulsion phase, तो हमारे पास क्या होगा, डाउनवर्ड दिस अपवर्ड बायस होगा इन किसके रिस्पेक्ट में, इन दिस डोमिनेंट वेरिएंस के रिस्पेक्ट में, और दिस डाउनवर्ड किस में होगा, एडिटिव में, ठीक है। वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही कम्प्लेक्स हो गया ये, बट स्टिल यू कैन राइट देम, ठीक है।
और उसके बाद दिस लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम कैन बी रिड्यूस, हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय रैंडम मेटिंग ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद इंटरमेटिंग की वजह से आपको पता है कि लिंकेज ब्रेक हो जाता है, ठीक है। सो दिस लिंकेज विल, हाउ दिस लिंकेज अफेक्ट दिस हेरिटेबिलिटी, आपने वो भी देख लिया। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग दी, अभी तक तो नहीं पूछा बट मे बी इन द फ्यूचर दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, नाउ वी हैव दिस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशन। अब ये भी वापस जैसे हम करते हैं हमेशा, हम उसी से जो हमने जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ा, डेफिनेशंस पढ़ी और उसके टाइप्स पढ़ी, तो उसी बेसिस पे हम इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी निकालते हैं। सो द एस्टिमेशन, अब देखो ना एडवांटेजेस क्या है, द एस्टिमेशन इज यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। दिस एस्टिमेशन की वजह से हेरिटेबिलिटी को जब हम एस्टिमेट करते हैं उससे हमको पता चलता है कि हम जो करेक्टर है वो कितना ट्रांसफ़र होगा और हम कितना यूज़फुली हम उसको यूज़फुल है वो प्रिडिक्ट करने में कि हम करेक्टर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। एंड इट ऑल्सो हैव दिस एस्टिमेशन ऑफ estimation mates of heritability are useful in, okay, it is also useful estimation are free from genetic assumption, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, हम कोई assumption नहीं करते हैं, ठीक है, हम पूरा का पूरा प्रॉपर्ली एस्टिमेट कर रहे हैं इसको, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस हेरिटेबिलिटी एस्टिमेशन बेस्ड ऑन एम्पेरिकल रिजल्ट, एम्पेरिकल मतलब दे आर बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फार्मूलाज। एंड दिस ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी, अब उसकी बात आई, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी को हम पेरेंट्स से एज वेल एज सेग्रीगेटिंग जनरेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर द एडवांटेजेस। अब हेरिटेबिलिटी एस्टिमेशन हमें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इट हेल्प्स इन दिस, और वी कैन से इट इज यूजफुल इन द सिलेक्शन ऑफ एलीट जीनोटाइप फ्रॉम होमोजाइगस दिस मटेरियल एज वेल एज सेग्रीगेटिंग मूवमेंट, दोनों से हम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हम हेरिटेबिलिटी, दिस ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, यू कैन राइट इट इन फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी हमको आइडिया देता है कि एडिटिव वेरिएंस मतलब के बारे में, ठीक है। सो दिस इज ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस। नाउ वी हैव सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये ना थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा टफ है बट स्टिल इफ़ यू कैन रिमेंबर दिस यू, ठीक है, तो ज़्यादा सही है। अब इसमें जैसे हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल ऑर्डर्स होते हैं ना, तो ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर पे बेस है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर वेरिएंस पे बेस है, ठीक है। अब तो इसकी वजह से क्या होता है ना, जो सेकेंड ऑर्डर जो होता है ना वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होता स्टैटिस्टिकली, ठीक है, स्टैटिस्टिकली इट इज़ नॉट मच रिलायबल, तो ये इसकी एक लिमिटेशन होगी। और जो वेरिएंस और इसके कंपोनेंट होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, वो इनएक्यूरेट भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वेरिएंस जो होता है वो इनएक्यूरेटली हम उसको एस्टिमेट भी कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू द मीन। अगर हम मीन को देखें तो मीन जो है ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा करेक्टली एस्टिमेट होता है, तो ये दो चीज़ें इसकी लिमिटेशन आ गई। फिर अगर आप देखोगे ना, अगर आप देखोगे कि जो वेरिएंस का कंपोनेंट है कभी कभी नेगेटिव भी आ जाता है, तो उससे क्या, उसके क्या बोलता है वो, हमको बोलता है कि नेगेटिव एस्टिमेट हो रहा है हेरिटेबिलिटी का, तो ये भी एक इसके डिसएडवांटेज है। उसके बाद हेरिटेबिलिटी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन का, ठीक है, हेरिटेबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेसिफिक पॉपुलेशन इन एन स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट, तो इसलिए जो जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब हेरिटेबिलिटी जो होते हैं, इट इज़ स्पेसिफिक टू द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक मटेरियल, तो इसलिए एक स्पेसिफिक जो है, मतलब इट इज़ स्पेसिफिक टू अ पॉपुलेशन। ऑल राइट, तो एंड ऑल्सो दिस वी कैन राइट दिस एट द एंड दैट एस्टिमेशन ऑफ द हेरिटेबिलिटी इन्फ्लुएंस बाय द सेवरल फैक्टर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये मैंने आपको पीछे बता दिया। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव अगेन, ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। सो दिस वाज अबाउट द हेरिटेबिलिटी। नाउ वी विल सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज़ द स्टरलिटी। अब स्टरलिटी की सबसे पहले इन्होंने क्या पूछी है, इट दे हैव आस्क यू द और वी कैन से द डेफिनेशन, 3 बार डेफिनेशन आ चुकी है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन देखेंगे और इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। जब क्लासिफिकेशन में टाइप्स आ गई इसमें, तो टाइप्स सीधे इन्होंने पूछी व्हाट आर द टाइप्स, टाइप्स में भी सीधे ये वाला क्वेश्चन पूछा व्हाट इज स्टरलिटी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टरलिटी, तो ये 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये वाला टाइप्स ऑफ स्टरलिटी। अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ा के उन्होंने अगर ये मतलब इसके साथ उन्होंने क्या बोल दिया था, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेल स्टरलिटी फाउंड इन प्लांट, तो ये 2 और क्वेश्चन बन गए, ऑल्दो ये सेम ही है। सो हमारे पास हम क्या बोल सकते हैं, जो जनरल टाइप्स है ना, जनरल टाइप्स ऑफ मेल स्टरलिटी, ये इन्होंने 5 बारी पूछी हुई है, ठीक है। अब इसकी भी टाइप्स होती है आगे, जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल इंड्यूस मेल स्टरलिटी है, तो केमिकल इंड्यूस मेल स्टरलिटी 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। एंड ऑल्सो दे हैव आस्क्ड अस द डिफरेंस, जो टाइप्स ऑफ मेल स्टरलिटी, इनका डिफरेंस पूछा है, जैसे साइटोप्लाज्मिक मेल स्टरलिटी और वी कैन से द साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टरलिटी विद एग्जांपल्स। कुछ टेक्निकल क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, जैसे कि मान लो आपको सीड्स देंगे ना, तो आपको पूछेंगे कि भाई बताओ कि मेल स्टेराइल सीड है कौन का लाइन है, तो आपको बताना है कि क्या आइदर इट इज़ मतलब वेदर दिस
स्टेरिलिटी जो है वो जेनेटिक वेरिएंस, वी कैन से द जेनेटिक स्टेरिलिटी है या साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, तो आपको इन दोनों के बीच में बताना है। ठीक है, तो हमारे पास जब हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तो आप इन तरह के क्वेश्चंस को ऑटोमेटिकली हैंडल कर सकते हो, तो आप इसको क्रॉसेस से भी शो कर सकते हो। ठीक है, नाउ दिस इंपॉर्टेंट वन दैट इज़ द एप्लीकेशन इन क्रॉप इंप्रूवमेंट। अब एप्लीकेशन में हमारे पास क्या है, जैसे क्रॉप इंप्रूवमेंट में, जैसे मैंने आपको बताया क्रॉप इंप्रूवमेंट में भी है एंड हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में भी। जब हमने इसको देखा तो इसने क्या क्या क्वेश्चन पूछे, इसने पूछा है कि स्टेरिलिटी बताओ क्रॉप प्लांट्स में, स्टेरिलिटी सिस्टम दैट इज़ दी, यही जो आपके पास टाइप्स है। रोल बताओ मेल स्टेरिलिटी का हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, किसकी, वेजिटेबल्स के, और विद एग्जांपल्स। ठीक है, एंड दिस क्रॉप इंप्रूवमेंट, सीधा रोल इन क्रॉप इंप्रूवमेंट, रोल इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, रोल ऑफ, अब थोड़ा स्पेसिफिक हो गए, रोल ऑफ साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ दिस स्टेरिलिटी टू फैसिलिटेट हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, वही ये तो टाइप्स में ही लिखना चाहिए था, बट चलो यहाँ पे इनने बोला हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के साथ लिंक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सो दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन 2 times, 1 in 16 and 2018। केमिकल इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी, उसकी इंपॉर्टेंस बताओ क्रॉप इंप्रूवमेंट में और सीड प्रोडक्शन में। ठीक है, तो क्रॉप इंप्रूवमेंट में और सीड प्रोडक्शन में, दोनों में हम इसको बता सकते हैं। ओके, सो एंड दे हैव आल्सो आस्क्ड अस द लिमिटेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, तो हम क्या करेंगे, हम लिमिटेशन ओवरऑल पढ़ लेंगे, तो साइटोप्लाज्मिक की भी पढ़ लेंगे, जेनेटिक की भी पढ़ लेंगे, और हमारे पास जितनी भी टाइप्स है उनकी पढ़ लेंगे। अगर तो ये जर्नल पूछेगा तो हम जर्नल सबकी 1-1, 2-2 पॉइंट विद एग्जांपल लिख लेंगे, अगर तो वो स्पेसिफिक पूछेगा तो हम स्पेसिफिक लिख लेंगे। ऑलराइट, सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में आप इसको हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के साथ लिंक कर सकते हो। क्यों, जब हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि हाइब्रिड सीड क्या होता है, हाइब्रिड्स बनाते हैं। हाइब्रिड्स कैसे बनाते हैं, जब आप क्रॉस करोगे डिज़ायरेबल मेल को और डिज़ायरेबल फीमेल के साथ, तो उससे पहले क्या करना होता है ना आपको, उससे पहले आपको चाहिए कि भाई आपको सेल्फिंग रोकनी है इस प्लांट में। मान लो इसका एंथर है और इसका स्टिग्मा है, जिसे स्टिग्मा, ये इसका एंथर है, तो इसकी आपको सेल्फिंग रोकनी ताकि आप क्रॉसिंग कर सको। ठीक है ना, आप यहाँ से पोलन ला सको, तो यहाँ से पोलन लाओगे तो फिर वो डिज़ायरेबल हाइब्रिड बनेगा। तो इसलिए हमने इसकी इमेस्कुलेशन करनी होती है, मतलब मेल को मार देना होता है इस प्लांट के। ठीक है, क्योंकि मान लो ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, इसमें मेल और फीमेल दोनों है इसी प्लांट में। तो इस प्लांट में जब मेल और फीमेल दोनों है, तो आपको क्या करना होता है, आपको इसकी डेथ करवानी होती है, इसके जो पोलन से, और वी कैन से मेल गैमीट है उसकी डेथ करवानी होती है। जब आप मेल गैमीट्स की डेथ करवाओगे, ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं डेथ करवाने की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको काट के ही निकाल दूँ, या हमारे पास इमेस्कुलेशन जिसको कहते हैं। तो इमेस्कुलेशन भी अलग अलग तरीके की होती है। फिजिकल इमेस्कुलेशन होती है जिसमें हम फोर्सेप्स से करते हैं, बट दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी डिफिकल्ट मेथड। उसके बाद टेम्परेचर से करते हैं। टेम्परेचर मान लो हम किसी में डिप कर देते हैं, वाटर में डिप कर लेते हैं, अल्कोहल में डिप कर लेते हैं। वी हैव सक्शन इमेस्कुलेशन आल्सो, हम इसको छोटे एक वैक्यूम सक्शन होता है हमारे पास, पोलन शक्कर, उससे हम पोलन्स को सक कर लेते हैं बिफोर दे गेट मैच्योर। ठीक है, सो ये हमारे पास मेथड होते हैं, बट इससे क्या होता है ना, दीज आर नॉट वेरी मच रिलायबल मेथड, क्योंकि इसमें जैसे एक्सपर्ट चाहिए बहुत ज़्यादा, जो उसमें एक्सपर्ट है। मान लो एक पोलन ग्रेन भी रह गया, वो भी इसको फर्टाइल कर सकता है। ठीक है, तो दीज आर सम प्रॉब्लम्स, एंड ऑल्सो हम इसको क्रॉसिंग से भी बचाना होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर मान लो कुछ ऐसा करें कि इसका अपना बने ही ना, इसका अपना जो पोलन है वो खुद ब खुद जर्मिनेट हो जाए, या तो हम इसमें केमिकल्स डाल सकते हैं। ठीक है, मान लो केमिकल डालें, वो सिर्फ इसको मार दे, इसके पोलन्स को मार दे, बस ये मेल इनफर्टाइल होगा, और वी कैन से मेल स्टेराइल होगा और फीमेल फर्टाइल होगा प्लांट। ठीक है, अब हम कुछ ऐसा करें, इसके जीन्स में कुछ ऐसा करें कि इसका पोलन ही ना बने। सो दीज टेक्निक्स, और वी कैन से यूज ऑफ दिस जेनेटिक्स टू इंट्रोड्यूस दिस मेल स्टेरिलिटी इन अ प्लांट इज नॉन एज दिस स्टेराइल। ठीक है, मतलब इज नॉन एज मेल स्टेरिलिटी। इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, ये फिनोमिना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये फिनोमिना है, इसमें क्या हम कुछ ऐसा करें, जीन लेवल पे कुछ ऐसा करें ताकि हमारे पास जो पोलन्स है वो उनकी डेथ हो जाए। अब पोलन की डेथ किसकी वजह से हो सकती है, पोलन की डेथ हमारे पास या तो उसका न्यूट्रिशन ना मिले, या तो इसमें डिवीजन ना हो, या उसके पोलन के सेल्स जो होंगे उसमें कोई प्रॉब्लम आए, तो उसकी वजह से क्या होगा, पोलन की जो सपोर्ट करते हैं, तो उसकी वजह से डेथ हो सकती है। तो यही चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है मेल स्टेरिलिटी में। तो हमने इसमें क्या करते हैं, तो मेल स्टेरिलिटी का फिनोमिना यही कहता है कि दैट इन दिस फिनोमिना कि जो हमारे पास फंक्शन, इसमें जो पोलन होता है वही नहीं बन पाता, और वी कैन से अगर बन भी नहीं पाता तो फंक्शनल नहीं होता, दैट इज़ नॉन फंक्शनल, और वी कैन से रेडिमेंट्री। ठीक है, समझ में? नाउ लेट अस स्टार्ट।
फर्स्ट ऑफ ऑल द बैकग्राउंड, सबसे पहले इसको ना कोल रेक्टर ने इसको 1763 में रिपोर्ट किया था फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है। अब डेफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं हम। सो इट इज़ मेल स्टेरिलिटी, इट रेफर्स टू ए कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन होती है इन विच पोलन या तो एब्सेंट ही होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, या तो ये नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है, मतलब फंक्शनल नहीं होता है, रूडिमेंट्री होता है, स्टेराइल होता है, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन, मेल स्टेरिलिटी, इट रेफर्स टू द कंडीशन इन विच पोलन इज आइदर एब्सेंट, या तो ये नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है। अब ये एक ऐसी कंडीशन होती है, वही आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज़ अ कंडीशन इन विच प्लांट प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल पोलन। एब्सेंट होगा तो ठीक है, नॉन फंक्शनल पोलन प्रोड्यूस होगा, दैट इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ सम जीन, जैसे जीन इंटरेक्शन होगा ना, तो जीन इंटरेक्शन की वजह से मान लो कोई ऐसा केमिकल बनाए जो कि पोलन को की डेथ कर लेगा अपने प्लांट को, ठीक है, दैट इज दी मेल स्टेरिलिटी। सो दिस इज द टू एग्जाम्पल, सॉरी डेफिनेशंस, यू कैन राइट देम, आपको ये डेफिनेशन लिखनी है वन ऑफ देम। सो इट इज़ द कंडीशन, और वी कैन से द मेल स्टेरिलिटी इज द कंडीशन इन विच द पोलन इज या तो एब्सेंट होता है या तो नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया इसमें कि ऐसी कंडीशन है जिसमें नॉन फंक्शनल पोलन जो प्रोड्यूस होता है दैट इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ द जीन, या आप इसको एक्शन ऑफ सम जीन को इसके साथ भी लिंक कर सकते हैं और इसको एक मतलब डेफिनेशन बना सकते हैं जिसमें ये वाला पॉइंट भी हो, ठीक है। नाउ वी हैव दिस फीचर, जैसे हमको पता है करेक्टरिस्टिक फीचर हम करते हैं ताकि हमको समझ में आए ये चीज़ें हैं क्या, और हम कहीं पे जब आपको एक्सप्लेनेशन लिखना हो, फॉर एग्जांपल यू हैव टू डिस्क्राइब द मेल स्टेरिलिटी, यू हैव टू मतलब क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हाट डू यू मीन बाय दिस, तो आपको 5-10 नंबर का अगर लिखना होगा मेल स्टेरिलिटी पे, तो दीज आर द क्वेश्चन दैट आर गोइंग टू हेल्प यू। एंड ऑल्सो इन केस दे विल आस्क यू दिस, ऐसे क्वेश्चन जो कि अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, या कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मेल स्टेरिलिटी जो है ना वो इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग आउटब्रीडिंग डिवाइस है, क्यों? क्योंकि इट प्रिवेंट ऑटोगेमी, मतलब सेल्फिंग को प्रिवेंट करता है और ऑलोगेमी को प्रमोट करता है। इन अदर वर्ड, स्टेराइल मेल जो है ये सीड प्रोड्यूस करते हैं जब हम इसकी क्रॉस पॉलिनेशन करें किसी फंक्शनल पोलन के साथ, ठीक है, किसी दूसरे के साथ, ठीक है। अब स्टेराइल मेल होगा तो उसमें मेल प्लांट तो स्टेराइल होगा, बट फीमेल तो उसमें प्रेजेंट ही होगी ना, फीमेल तो फर्टाइल ही होगी। तो जब आप इसको कोई दूसरा फंक्शनल पोलन दोगे, क्योंकि इसमें अपना तो नॉन फंक्शनल है, दूसरा फंक्शनल पोलन दोगे तो इसमें क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस सीड्स, ठीक है। तो हमको हाइब्रिड अगर चाहिए होगा तो हम हाइब्रिड ले लेंगे, ठीक है, ओके। सो द प्रेजेंस ऑफ द मेल स्टेरिलिटी, इसकी वजह से क्या होता है, हेटेरोजाइगोसिटी आ जाती है स्पीशीज में। हेटेरोजाइगोसिटी मतलब क्रॉसिंग होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा नए कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो जिसकी वजह से इट विल प्रमोट दिस आउटब्रीडिंग एंड रिड्यूस होमोजाइगोसिटी ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग को एलिमिनेट कर लेता है, ठीक है। इनब्रीडिंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। द मेल स्टेरिलिटी रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन, अब ये किसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। अब जो भी चीज़ें होती है हमारे जीन्स की वजह से होती है, आइदर द जीन्स दे आर, और वी कैन से द जीन्स विच आर इन्वॉल्व, ये क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियर जीन हो सकते हैं, मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या तो ये साइटोप्लाज्मिक होते हैं। साइटोप्लाज्मिक हमको पता है दो ही जगह होते हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रियल होते हैं, एक तो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, या तो ये दोनों हो सकते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर जीन दोनों का इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, मेल जो होता है, मेल स्टेरिलिटी किसकी वजह से होती है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू या तो पोलन या तो एंथर, ठीक है। पोलन या एंथर का एबॉर्शन हो गया, ठीक है, पोलन और एंथर की डेथ होगी, एबॉर्शन हो गया, तो उसकी वजह से इट कैन कॉज दिस मेल स्टेरिलिटी। तो ठीक है, तो ये एक्चुअली में करता कौन है, इट अकर्स, और वी कैन से इट अकर्स बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ दिस न्यूक्लियर जीन, और वी कैन से साइटोप्लाज्मिक जीन, या दोनों जीन्स की वजह से। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलराइट। उसके बाद क्या है, मेल स्टेरिलिटी ड्यू टू द, ओके ये हो गया। नाउ मेल स्टेरिलिटी अकर नेचर में भी हो सकती है स्पॉन्टेनियसली, या तो आप इसको एज वेल एज भी हम इंड्यूस भी कर सकते हैं, केमिकल से भी कर सकते हैं, हम फिजिकल से भी कर सकते हैं, या क्रॉसिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको बताऊंगा कि केमिकल हेरिटेबल होती है या नहीं होती, ट्रांसजेनिक होती है कि नहीं होती, इसमें हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। सो आपने सुना है इथेरियम ब्रोमाइड जो हम साइटोप्लाज्म, इससे क्या होता है ना, ये साइटोप्लाज्म में मेल स्टेरिलिटी क्रिएट करता है प्लांट्स में। अब ये करेगा कैसे, जब हमने देखा था इसको हमने म्यूटेशन में भी यूज़ किया था। जब म्यूटेशन में क्या होगा ना, साइटोप्लाज्म में ये म्यूटेशन कर देगा, जिसकी वजह से जीन जो साइटोप्लाज्म का जो जीन है, वो कैसे माइटोकॉन्ड्रियल जीन, उसमें चेंज आ जाएगा। तो उसमें चेंज आ जाएगा, वो जीन प्रोड्यूस ही नहीं करेगा जो जीन जो ये है हमारे पास पोलन की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बनाता था। मान लो पोलन की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बना रहा था वो, बट ये साइटोप्लाज्मिक जो जीन है ये इसमें चेंज आ गया, तो फिर ये वो प्रोटीन बना ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से पोलन जो है वो स्टेराइल हो जाएंगे, ठीक है, ओके, ऑल राइट।
नाउ वी हैव दिस मेल स्टेरिलिटी कैन बी ऑब्जर्व, ये हम सारे जो डिप्लॉयड स्पीशीज में उसमें देख सकते हैं, बोथ वाइल्ड और कल्टिवेटेड, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो मेल स्टेरिलिटी कैन बी रिपोर्टेड इन सिल्वर क्रॉप्स, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स और वी कैन से द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मेल स्टेरिलिटी। अब हम जैसे मैंने आपको बताया हम इसकी टाइप्स देखेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। नाउ वी हैव द टाइप्स, जो हमारे पास 3 ही टाइप्स है। एक तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है जो कि जीन्स की वजह से होती है, मतलब जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी मतलब जो उन जीन्स की वजह से होती है जो कि न्यूक्लियस में होते हैं, तो न्यूक्लियर जीन भी हम बोल सकते हैं उसको, तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। दूसरा है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। This is the we can say this is the sterility which occurs due to the change or we can say due to genes present in the cytoplasm, और जिसको हम प्लाज्मोजीन्स भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है, बात खत्म। नाउ वी हैव दिस केमिकली इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी और ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। नाम से ही पता चलता है केमिकली इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी। अब ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें ना हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जैसे हमने देखा इथीडियम ब्रोमाइड। तो इथीडियम ब्रोमाइड का यूज़ किया हमने जब आपने ये केमिकल फेंका ना, ठीक है, जब आपने ये केमिकल फेंका तो जो प्लांट्स के पोलन्स थे या प्लांट्स ने जब इसको एब्जॉर्ब किया तो उसके पोलन्स की होगी, उसके पोलन्स की डेथ होगी। तो ये गेमेटोसाइट्स होते हैं हमारे पास, तो पोलन्स की डेथ होगी। तो अब ये क्या होता है, पोलन की डायरेक्टली डेथ हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इसमें ना जीन्स लेवल पे कोई चेंज नहीं आती, सिर्फ प्रोटीन लेवल पे चेंज आती है और वह वी कैन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई ये टॉक्सिन्स होते हैं, तो ये टॉक्सिन्स जो होते हैं वो हमारे पास ये जो गेमेटोसाइट्स जिनको हम कहेंगे, ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, ये हमारे पास जो केमिकल बनते हैं या जो भी हमारे पास प्रोटीन्स बनते हैं उनकी डेथ, और उनको क्या करता है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो कुछ सेल्स होते हैं उनकी डेथ क्रिएट कर देता है। जब उनकी डेथ करेगा तो पोलन्स जो होंगे वो प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं होंगे। अब ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है ना, हम इसमें क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी दीज आर द एक्चुअली ये हम चेंजेस लाते हैं किसमें, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में, ठीक है। तो मतलब जीन्स में जो चेंज आएगा ड्यू टू हम कहीं और से जीन लाएंगे, ट्रांसजेनिक आपको पता है कहीं दूसरे का जीन लेके आएंगे, दूसरे का जीन जब हमने जीन्स में अपने जीन्स में घुसाया, नाउ इन दिस मतलब न्यूक्लियर जीन में घुसाया, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जीन इंट्रैक्शन हो गया या उसकी वजह से जो एक्सप्रेशन होगा, उस एक्सप्रेशन की वजह से हमारे पास पोलन्स जो होंगे वो नॉन फंक्शनल प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। नाउ क्लियर है सब कुछ। अब हम देखेंगे एक एक को, इन तीनों को हम देखेंगे और उसके बाद इन दोनों को भी देखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, आपने देखा होगा कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमसे अलग से पूछा जा रहा है एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये तो है ही, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जो होती है इसमें नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ किसकी वजह से होता है, क्योंकि न्यूक्लियर जीन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ठीक है। अब वही मैंने डेफिनेशन लिखी है, द पोलन स्टेरिलिटी विच इज़ कॉज बाय द न्यूक्लियर जीन, इसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी और जीनिक मेल स्टेरिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। अब इसकी जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, जब भी हम कोई एग्जांपल करते हैं उसके साथ हम उसकी डेफिनेशन करते हैं, उसके साथ हम उसकी एग्जांपल भी करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव दिस बार्ले प्लांट, वीट प्लांट, दिस मेज, कॉटन, लुसन, टोमेटो, दिस शुगर बीट, ठीक है। आप एक दो याद रख सकते हैं और यू कैन राइट देम, ठीक है, निमोनिक बना सकते हैं। जैसे मान लो बार्ले का आटा, जैसे बार्ले का आटा मतलब बार्ले और आटा, वीट, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और टमाटो की चटनी, मान लो टमाटो की चटनी होगी, ओके, सो वी हैव दिस, ओके, शुगर मान लो या कॉटन, ऐसे कुछ कर लो, बना लो, नो यू कैन रिमेंबर दिस टमाटो की चटनी एंड दिस बार्ले का आटा, तो बार्ले एंड आटा विद मेज, ओके। नाउ वी हैव दिस फीचर्स। अब इसके भी हम फीचर्स देखेंगे, ठीक है। इसमें फीचर्स जो होंगे मोस्ट ऑफ द इसके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं उसको ही कवर कर लेगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे ना इसमें जो इसके फीचर्स में सबसे पहले की बात क्या है कि जो मेल स्टेरिलिटी है ना, मेल स्टेरिलिटी दीज आर यूजुअली क्या होगी, रिसेसिव होगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगी, ये रिसेसिव होगी। जब रिसेसिव होगी तभी एक्सप्रेस करेगी, तभी अपने हमारे पास क्या होगी, मेल स्टेराइल प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास ये क्या होगा, ये रिसेसिव होगा तो हमारे पास तभी क्या होगी, स्टेरिलिटी दिखेगी, और रेयरली डोमिनेंट होता है, ठीक है। अब मेजॉरिटी ऑफ द केसेस पे अगर आप देखोगे ना तो इसको ना सिंगल जीन कवर करता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ क्वालिटेटिव, तो हमारे पास उसको सिंगल जीन क्या करता है, कंट्रोल करता है, और कहीं कहीं पर रेयरली 2 या 2 से ज़्यादा इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ऑल राइट, नाउ अगर आप इस सिस्टम को देखें ना, इस सिस्टम में क्या होता है हम आगे देखेंगे इसमें,
तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं। हमारे पास 2 लाइन्स होती है, 2 लाइन्स मतलब हमारे पास ए लाइन होता है, और वी कैन से ए प्लांट भी बोल सकते हो, और बी लाइन होती है बी प्लांट, ठीक है। ए लाइन जो होता है इट रेफर टू द जेनेटिक मेल स्टेराइल, ठीक है, मतलब जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होती है उसमें, तो उसमें एम होता है, ठीक है, ये होमोजाइगस होता है। इसको हम फीमेल यूज़ करते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा दैट इट इज़ जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जो है वो रिसेसिव है, तो हमारे पास ये रिसेसिव है, दोनों रिसेसिव है इसमें, ठीक है, मतलब होमोजाइगस कंडीशन है तो रिसेसिव होगा। इसको हम फीमेल यूज़ करेंगे क्योंकि एज अ मेल इट विल बी स्टेराइल, बट एज अ फीमेल ये हमारे पास फर्टाइल होगी, ठीक है। और बी लाइन जो होगी वो हेटेरोजाइगस होती है। हेटेरोजाइगस मतलब उसमें एक बड़ा एम होगा, एक छोटा एम होगा। अब ये बड़ा एम अगर होगा तो ये स्टेराइल होगा, सॉरी दिस, ठीक है, ये क्या होगा, फर्टाइल होगा। तो बड़ा एम जो होगा ये डोमिनेंट होगा, तो इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, तो ये फर्टाइल होगा, ठीक है। तो इट इज़ सिमिलर टू ए, ठीक है, ये सिमिलर बी लाइन जो है ए लाइन से सिमिलर है, बट इट इज़ हैविंग एक्सेप्ट दिस करेक्टर फॉर दिस करेक्टर, मतलब ये जो स्टेरिलिटी का करेक्टर है इसके अलावा बाकी ये बिल्कुल सेम है। इनको हम आइसोजेनिक लाइन बोलते हैं, मतलब सारे के सारे जीन सेम, सिर्फ एक जीन जो कि पर्टिकुलर करेक्टर को, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग हियर दिस स्टेरिलिटी, सो इसमें स्टेरिलिटी का जीन जो होगा वो अलग होगा, बाकी सारे मतलब स्टेरिलिटी का जीन जो हम कहेंगे स्टेरिलिटी का एलील अलग होगा, बाकी सारे सेम होंगे, ठीक है। तो बी को ना हम इसमें मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अभी याद रखो कैसे मेंटेनेंस करते हैं, आगे क्रॉसेस से भी बताऊंगा, यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो बी लाइन इज़ यूज टू मेंटेन दिस स्टेराइल दिस लाइन ए, ठीक है। हमको ये लाइन चाहिए ना, क्यों चाहिए, क्योंकि आप हमको एज ए फीमेल इसको यूज़ करना है, लेकिन इसको हम मेंटेन कैसे करेंगे, इसको प्रोड्यूस कैसे करेंगे, ठीक है। हमको प्रोड्यूस तो करना ही है ना, तो प्रोड्यूस करने के लिए हमको बी लाइन का यूज़ करना है, ठीक है। सो ए लाइन एंड बी लाइन दीज आर आइसोजेनिक लाइन, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ डिफरेंस का है स्टेरिलिटी और फर्टिलिटी लोकस में, ठीक है, और कहीं पे डिफरेंस नहीं। अब इसकी मेंटेनेंस, अब आप देखोगे ना, जब जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जो है इट इज़ मेंटेन बाय क्रॉसिंग रिसेसिव, जो मतलब हमारे पास रिसेसिव वाला होता है ना, रिसेसिव स्टेराइल प्लांट, इसको हम क्रॉस करते हैं, ठीक है। मेल स्टेराइल होगा लेकिन फीमेल तो होगा ना एज ए फीमेल, उसको हम करेंगे मेल फर्टाइल के साथ जो एम है, ठीक है। और जब आप इसको क्रॉस करोगे ना तो आपको 50% स्टेराइल मिलेगा, मतलब 50% एम मिलेगा, और आपको 50% ये वाला मिलेगा, ठीक है। ये हम आगे क्रॉसेस में देखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना कि मेल स्टेराइल जो है ना उसको एज ए फीमेल यूज़ करना है इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, फीमेल ही यूज़ करोगे क्योंकि एज ए मेल तो यूज़ ही नहीं कर सकते ना उसको, ठीक है, ओके। तो और जो फर्टाइल प्लांट होगा, मतलब जो फर्टाइल प्लांट होगा ना, फीमेल फर्टाइल, सो दिस ये वाले फर्टाइल प्लांट, इसको हमने रोग आउट करना है। क्यों? क्योंकि जब हमको ब्रीडिंग में लाना है ना, तो हमको ब्रीडिंग में हम इसकी एक्चुअली में मेल स्टेरिलिटी वगैरह इतना स्यापा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी नीड अ प्लांट विच विल एक्ट एज ए फीमेल, जिसको हमने एज ए फीमेल यूज़ करना है, एंड दिस प्लांट इसका अपना जो पोलन होगा वो स्टेराइल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पोलन स्टेराइल होगा तभी तो हम इसको क्रॉस ब्रीडिंग में यूज़ कर सकते हैं, और वी कैन से हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं ना, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे दीज हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन द जेनेटिक्स, वी आर जस्ट हेयर टू मेक दिस लाइन। कौन सी लाइन? ये हमारे पास हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए हमको फीमेल लाइन का यूज़ करना बनाना है, दैट इज़ ए लाइन, ठीक है। अब रिसेसिव मेल और हेटेरोजाइगस को करोगे ना तो इसको हर साल करना पड़ता है। क्यों? ताकि हमारे पास ये स्टेरिलिटी को मेंटेन कर सके, मतलब ये वाला जो ए लाइन है ना इसको मेंटेन कर सके। क्यों? ए लाइन तो हमको चाहिए ना अपने हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में एज ए फीमेल। तो ए लाइन को हम लाएंगे कहाँ से? ए लाइन को हम लाएंगे बाई क्रॉसिंग दिस विद द फर्टाइल प्लांट, दैट इज एम, ठीक है। अब आगे दिखाता हूँ कैसे होता है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास, पहले इसका इनहेरिटेंस देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक मेल स्टेराइल है, एक मेल फर्टाइल प्लांट है, ठीक है, नॉर्मल है। एक मेल स्टेराइल, एक मेल फर्टाइल, जैसे हम कहीं पे भी करते हैं, एक को डोमिनेंट लेते हैं, एक को रिसेसिव लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि ये वाली जो है ये रिसेसिव है मेल स्टेरिलिटी, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जो होती है मोस्टली रिसेसिव होती है। अब मैंने ना रिसेसिव वाली ली, ठीक है। अब जब आप इसको करोगे तो ये मान लो एक ही है MS, और यहाँ पे MS एक गैमेट बनेगा MS, यहाँ पे भी एक ही गैमेट बनेगा MS, ठीक है। जब इसका क्रॉस करोगे तो F1 जनरेशन में हमेशा फर्टाइल बनेगा, देख रहे हो। ये भी याद रखना है हमको, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में F1 में हमेशा फर्टाइल बनेगा। लेकिन हमको फर्टाइल चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि भाई हमको कौन सा चाहिए, हमको ए लाइन चाहिए, ये वाली, ठीक है। हमको अब ये बोलोगे कि यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे एक ही प्लांट है, हमको बहुत सारे चाहिए। तो ए लाइन जब हमको चाहिए, ठीक है, तो ए लाइन यहाँ से तो बनेगी नहीं। F1 जनरेशन में क्या बनेगी, हमारे पास फर्टाइल बना, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए भाई, हमको क्या चाहिए, मेल स्टेराइल MS, ठीक है। अब हम इसकी क्या करेंगे, सेल्फिंग, जिसको हम सिर्फ सेल्फिंग बोलेंगे,
ठीक है। अब इसकी सेल्फिंग करते हैं जैसे वही नॉर्मली जैसे F2 निकालते हैं, ठीक है। तो F2 जब आप निकालोगे तो F2 जनरेशन में, सो इसका ये बता रहा है इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस नहीं है अभी, दिस इज द इनहेरिटेंस, ठीक है। सो इनहेरिटेंस मतलब कि मेल जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कैसे ट्रांसफर होती है जनरेशन टू जनरेशन। जब आप F2 जनरेशन निकालोगे तो इसमें आपको 1:2:1 मिलेगा। एक तो ये होगा डोमिनेंट, एक होता है हाइब्रिड डोमिनेंट, दूसरा होगा मेल स्टेराइल और वी कैन से रिसेसिव। तो ये 3:1 फिनोटाइपिक और वी कैन से फिनोटाइपिक कैरेक्टर में मिलेगा आपको, ठीक है। 3:1 में मिलेगा। दिस इज द इनहेरिटेंस, हाउ दिस जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑफस्प्रिंग टू द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, ठीक है। नाउ वी हैव दिस, अब इसका हम पहले देखेंगे मेरिट और डिमेरिट, क्योंकि अभी तक ना आपको जनरल पूछते हैं कि बताओ भाई डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, उसकी एप्लीकेशन और उसकी क्या बोलेंगे उसका मेरिट और डिमेरिट, ठीक है। तो यही आपसे पूछने जाते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि मेंटेनेंस कैसे करते हैं इसकी, क्यों करते हैं मेंटेनेंस, ठीक है, ये आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस, अब इसमें क्या होता है ना मेरिट एंड डिमेरिट में क्या है हमको, जैसे फॉर एग्जांपल मेरिट में क्या होता है ना, ये रिसेसिव होती है, ये यूजुअली क्या होती है रिसेसिव। अब हमारे पास रिसेसिव है और मोनोजेनिक है, इसलिए इसकी फर्टिलिटी रिस्टोरेशन जो है ना वो इजी है। फर्टिलिटी रिस्टोरेशन क्यों करना है, क्योंकि हमको आगे क्या करना है, जैसे मान लो आगे हमको एज ए मेल इसको कहीं यूज़ करना होगा, ठीक है, तो हमको उसके लिए इट इज़ वेरी ईजी, ठीक है, इट इज़ रिलेटिवली ईजी, ओके। सो इट इज़ मतलब क्या है रिसेसिव और मोनोजेनिक। मोनोजेनिक मैंने आपको बताया कि एक ही जीन कंट्रोल करता है इसको, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था वैसे, ठीक है। सो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, अब इसमें ना जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कैन बी यूज्ड हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन दोनों के लिए, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंटली यूज़ करना है। हम ना इसमें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इसमें सीड भी प्रोड्यूस कर सकते हो ना आप, अगर आपको ये मेल फर्टाइल चाहिए तो इसको आप वापस से फर्टिलिटी रिस्टोर कर सकते हो इसमें, तो इसमें आप सीड भी प्रोड्यूस करते होते हो आराम से। तो दिस हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन और कैन से जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, बस बाद में आपको बस यही 2-3 पॉइंट्स याद रखने डेफिनेशन के साथ। फॉर एग्जांपल जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कैन बी यूज इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ बोथ दिस सीड प्रोडक्शन क्रॉप्स और वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है, दोनों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। और वी कैन से जेनेटिक और जीनिक मेल स्टेरिलिटी डू नॉट हैव अनडिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स नहीं आते इसमें, ठीक है। अनडिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर, मान लो स्टेराइल तो हो गया ये मेल स्टेराइल, लेकिन मान लो फीमेल को भी स्टेराइल कर दिया इसने, या एक वो कम होगी एग्रोनॉमिक इन द सेंस कि फ्लावरिंग अच्छे से नहीं हो पा रही इसमें, या मान लो कि भाई इसमें क्या होगा प्लांट की हाइट कम होगी, ठीक है। सो ये वाले प्रॉब्लम्स नहीं आती इसमें, ठीक है, ओके। मोर एवर इट रिक्वायर लेस एरिया और लेबर, इसको कम ही एरिया और लेबर चाहिए इन कंपैरिजन, क्योंकि इसको सिर्फ 2 ही लाइन मेंटेन करनी होती है, ए और बी। अब ये आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि भाई 2 तो करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप आगे देखोगे ना साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी एंड ऑल, तो वहाँ पे हमको 3 करनी पड़ती है, ए बी एंड आर, ठीक है। इसलिए ये कंपैरेटिवली क्या होगा, इट इज़ ये इसकी एडवांटेज में आएगा। अब इसकी डिसएडवांटेज देखो क्या है, अब आपने कहीं पढ़ा होगा ना, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा आगे, कि इसकी ना डिसएडवांटेज ये है कि ये लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल का मतलब कि ये जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है तो नहीं, ये अपने आप ही क्या हो जाता है फर्टाइल हो जाती है। ये वाली लाइन जो हमने ए वाली लाइन क्या होती है ना फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। कैसे फर्टाइल होती है, अगर टेम्परेचर लो हो गया, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस या टेम्परेचर की वजह से ये, अगर मान लो टेम्परेचर लो हो गया, अब इसकी जब भी हम बोलोगे ना कुछ चीज़ तो इसका एग्जाम्पल देना। फॉर एग्जाम्पल राइस जो होती है ना, राइस पे स्टेराइल प्लांट जो होता है ना वो फर्टाइल बन जाता है अगर इसका टेम्परेचर बिलो 23 डिग्री चला गया तो। अब तो और इस जो भी स्टेरिलिटी मतलब द स्टेरिलिटी विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस टेम्परेचर, इसको हम क्या बोलेंगे थर्मोसेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी। अगर आप कोई डेफिनेशन पूछे थर्मोसेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी या कुछ भी पूछे तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। थर्मोसेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी क्या होता है, इट इज स्टेरिलिटी विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर। इसकी एग्जांपल भी आपको मिल गई, कौन सी एग्जांपल, राइस में 23 डिग्री से नीचे जो होगा वो फर्टाइल हो जाता है, ठीक है। समटाइम्स हमारे पास क्या होता है ना स्टेरिलिटी इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द डे लेंथ, मतलब डे लेंथ मतलब जैसे मान लो लेंथ ऑफ द डे और फोटोपीरियडिज्म इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मान लो राइस में, अब इसकी भी राइस की एग्जांपल ले ली, राइस में अगर लॉन्ग डे कंडीशन होगी ना उसकी वजह से मेल स्टेराइल लीड टू द मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। मतलब अगर लॉन्ग डे हो गया राइस में तो मेल स्टेरिलिटी आएगा, अगर शॉर्ट डे होगा तो मेल फर्टाइल प्रोड्यूस करेगा, वो भी उसकी कौन सी टेम्परेचर रेंज होनी चाहिए 23 से 29 डिग्री सेल्सियस। समझ में आए। अब ये आपको ऐसी कंडीशन जो कि दैट इज़ इफेक्टेड बाय दिस फोटोपीरियडिज्म इज नॉन एज फोटोसेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी। अब अगर कोई फोटोसेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी की आपको डेफिनेशन पूछे और वी कैन से अगर वो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना जिसके 1 के 2-3 पार्ट होते हैं, तो उसमें अगर ये सब पूछे जाएंगे, यू हैव द डेफिनेशन, यू हैव दिस क्रॉसेज, सॉरी दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, बस यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल्स मिल गई, एक तो आपको मिल गया ये राइस लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट,
इसमें हमको मतलब लॉन्ग डे कंडीशन में ये होगा, फिर फर्टाइल होता है, स्टराइल होता है, और शॉर्ट डे में ये फर्टाइल बन जाता है, ठीक है। तो वो भी टेम्परेचर इतना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कॉटन क्या होगा, बिलो 12 डिग्री अगर चला गया तो फर्टाइल बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास थर्मोस सेंसिटिव और फोटो सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी आ गई। सो दिस इज़ द डेफिनेशन। ये इसकी डिसएडवांटेज भी है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी की। क्यों? क्योंकि भाई ये हमने तो लगाया था मेल स्टेराइल, बट भाई ये मेल फर्टाइल हो गया, ठीक है। तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया, सेल्फिंग हो रही, तो ब्रीडिंग प्रोग्राम फेल हो गया, आई समझ। तो दीज आर नॉट स्टेबल, दीज आर लेस स्टेबल। सेकंड कंडीशन क्या होती है ना, अब आप देखोगे कि हमने जब इनहेरिटेंस देखा था इसका, तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे तो नहीं देखेंगे, हमने जब मेंटेनेंस देखा था इसका पीछे, तो हमने देखा था कि इसमें क्या होता है ना, जब आप इसका F2 वी कैन से दिस, जब आप इसकी ब्रीडिंग करते हो, मेंटेनेंस करते हो, ए को बी के साथ क्या करते हो, ए और बी के साथ अब आप इसकी सेल्फिंग कर लेते हो। यहाँ पे तो नहीं ए एंड बी का किया मैंने, आगे बताऊंगा ए एंड बी का मतलब दिस एम एस छोटा एम एस इंटू एम एस। जब आप ये करोगे ना, तो इसमें आपको 50% फर्टाइल मिलेंगे, मेल फर्टाइल, और 50% मेल स्टेराइल मिलेंगे। लेकिन हमको सिर्फ मेल स्टेराइल ही चाहिए, तो 50% पॉपुलेशन जो होती है ना, उसको रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 50% पॉपुलेशन को आपको हर साल रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि हमको वो चाहिए ही नहीं होती। तो अब उसको रिमूव करने में भी बड़ी प्रॉब्लम आती है, कॉस्ट आती है, क्योंकि आप उसको पहले आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। जब तक वो आइडेंटिफाई करोगे तब तक उसके पोलन रिलीज हो जाएंगे, तो अगेन ब्रीडिंग प्रोग्राम फेल हो गया, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है। सो दिस इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। अब ये एक्स्ट्रा चीज़ है, वैसे तो क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि एक्स्ट्रा इन द सेंस कि इसमें मेंटेनेंस कैसे होती है और हम मेंटेनेंस क्यों करते हैं मेल स्टेरिलिटी लाइन की। जैसे मान लो ये हमारे पास ए लाइन है, ये हमारे पास ये हमने बी लाइन बता दी, मेल फर्टाइल, ठीक है। तो जब हम इसकी सेल्फिंग करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, I guess it is m small, ठीक है, it should be m small, ओके, ठीक है, मान लो, वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि F1 जनरेशन जो होगा वो यही बनेगी, चाहे वो हो या ये हो, बात ख़त्म, ठीक है। सो इट विल बी m, ठीक है, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पे भी यही बन रहा था, ठीक है। तो चाहे वो हो या वो हो, तो ये हमारे पास मान लो ये हमारे पास हेटेरोजाइगस ले लिया हमने, मेल फर्टाइल, ठीक है। तो अब आप इसकी क्रॉसिंग करोगे तो आपका F1 मिलेगा, ठीक है। F1 मिलेगा तो F1 क्या होगा, मेल फर्टाइल होगा, तो इसको एज अ मेल ही यूज़ करेंगे, तो इसको एज अ फीमेल यूज़ करेंगे फिर, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, सो F1 जनरेशन को अब आप जब इसकी F1 जनरेशन की सिबमेटिंग करोगे, और वी कैन से सिबमेटिंग मतलब या तो रिसेसिव के साथ इसको, और वी कैन से ए के साथ क्रॉस करोगे, ठीक है, क्योंकि मेंटेनेंस आपको ए का ही करना है। तो ए के साथ जब इसका क्रॉस करोगे ना, आपको ये मिलेगा एम एस ये वाला, और एम एस ये 50-50 मिलेगा, ठीक है। आप देखोगे तो अब ये हमको चाहिए मेल स्टेराइल, इसको हम इसके सीड्स जो निकलेंगे उसको हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये जब इसके जो मतलब ये जो प्लांट आपको मिलेंगे ना, ये वाले सीड आप हार्वेस्ट कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है ये मेल स्टेराइल होगा जब आप इसको सो करोगे, लेकिन ये मेल फर्टाइल। अब इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो ये मेल फर्टाइल को आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा हर साल, तो ये प्रोसेस है, इसकी मेंटेनेंस को हम क्या बोलते हैं, सिबमेटिंग, ठीक है। अब देखो अगर आपको आगे भी चाहिए होगा तो आप इन्हीं दो को क्रॉसिंग करो, तो यही है, ये भी हमने भी यहाँ पे भी यही किया, ठीक है। लेकिन ये ध्यान में रखना, इसको एज ए मेल यूज़ करना, वैसे भी एज ए मेल ही होगा क्योंकि मेल फर्टाइल होगा तभी, तो मेंटेनेंस क्या होगी, सिबमेटिंग से होती, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आपके पास मेंटेनेंस होती है। वैसे ये भी एक्स्ट्रा है, अब अभी तक तो नहीं पूछा गया है, आपको सिर्फ जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, उसकी टाइप्स, उसकी डेफिनेशन, एग्जांपल, और दिस एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, यूज़फुलनेस इन क्रॉप इंप्रूवमेंट पूछ सकते हैं, ठीक है। यूज़फुल तो इसका यही है कि भाई हमको ये यूज़ होता है किसमें, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, क्यों, और वी कैन से जैसे मैंने आपको बताया अभी भी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन दोनों में यूज़ हो सकता है, किसमें, वेजिटेटिव में भी और सीड्स वाले में भी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। बाकी किस लिए हमको ये स्टेरिलिटी तो इसी के लिए चाहिए ताकि हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन बना सकें या ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में इसका यूज़ कर सकें, ओके। अब ये जो है ना, ये हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ये हम थोड़ा सा बाद में क्यों पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा, ओके। नाउ वी हैव दिस साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। अब क्या होता है ना, अब जो मेल स्टेरिलिटी होगी दैट इज कंट्रोल्ड बाय द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब पहले किससे कंट्रोल कर रहे थे, मतलब किसी में ये वाली भी होती है। तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, व्हेनेवर दिस पोलन स्टेरिलिटी, इट इज कंट्रोल्ड बाय दिस
साइटोप्लाज्म जीन या प्लाज्मा जीन, उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। अब वही इसे इट इज़ अ कंडीशन इन विच प्लांट फेल टू प्रोड्यूस दिस फंक्शनल पोलन ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक न्यूक्लियर एंड स्पेसिफिक न्यूक्लियर एंड दिस साइटोप्लाज्मिक जीन। मान लो न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक जीन का इंटरेक्शन हो गया इसमें, तो इसमें हमेशा साइटोप्लाज्म जो है वही कंट्रोल करता है इसको, ठीक है, मान लो ऐसी बात, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, दिस इज एग्जांपल, ये मान लो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, दिस इज द एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, मेल स्टेरिलिटी। अब मैंने आपको बताया था कि म्यूटेशन हो जाती है। अब म्यूटेशन कौन से, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में अगर म्यूटेशन होगी तो उसकी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शनिंग हो गया, तो ये एग्जाम्पल मेज में आती है, जैसे साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी टी टाइप, ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप्स होती है, जैसे उगेरा साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी और ब्रेसिका। अब इसमें भी टाइप्स होती है अलग अलग, तो आपको ये वाली टाइप जो है हमारे पास, दैट इज ड्यू टू द माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शनिंग और वी कैन से द म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और वी कैन से हमारे पास साइटोप्लाज्म, ठीक है, जीन्स। तो माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स क्या होते हैं, वो साइटोप्लाज्मिक ही होते हैं हमारे पास, ओके। सो वी हैव दिस मेल। अब इसके फीचर्स देखेंगे। सबसे पहले मेन फीचर, अगर आप इसको साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की देखोगे तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि जो प्लांट कैरिंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म आर मेल स्टेराइल, लेकिन अगर इसमें इसका पॉलिनेटर जो प्रेजेंट होगा ना, मतलब अगर आप इसको क्रॉस करोगे किसी के साथ तो ये फर्टाइल भी हो सकता है, ठीक है। तो F1 सीड्स प्रोड्यूस ओनली मेल स्टेराइल। अब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ अगर आपने देखा होगा तो F1 सीड्स प्रोड्यूस ओनली मेल स्टेराइल प्लांट बिकॉज देयर साइटोप्लाज्म एंटायरली फ्रॉम द फीमेल, ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो डिफरेंस इसमें, उसमें क्या होता था, F1 जनरेशन जो पूरा का पूरा फर्टाइल होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पूरा का पूरा स्टेराइल होता है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, नॉट जेनेटिक। तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में और जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में ये भी पहला डिफरेंस ये है कि उसमें जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में हमारे पास F1 जनरेशन जो होता था वो फुली फर्टाइल बनती थी, अगर हम उसका इनहेरिटेंस देख रहे हैं। तो यहाँ पे F1 जनरेशन जो है वो मेल स्टेराइल बन रही थी, क्योंकि पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्म वो फीमेल से ही आता है। जैसे हम फीमेल यूज़ कर रहे हैं ना, ये मेल है हमारे पास, तो साइटोप्लाज्म कंप्लीटली यहीं से आता है इसका, ठीक है, ओके। नो, इट इज़ मैटरनल इनहेरिटेड ट्रेड एंड शो नॉन मेंडलिज्म, ठीक है, क्योंकि नॉन मेंडलिज्म हम क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पे बेस है। मैं आपको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आगे पढ़ाऊंगा, लास्ट टॉपिक है वो। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, मेंडल ने तो बताया ही नहीं था कि साइटोप्लाज्म जीन्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती है, ठीक है। ही वाज कंसीडर विद द न्यूक्लियर जीन आल्सो ओनली, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, इट इज़ कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ, अब इसमें ना साइटोप्लाज्म में एक जीन होता है जिसको हम एस जीन भी बोलते हैं, जैसे एस साइटोप्लाज्म, स्टेराइल साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो अब और इसको ना हम रिस्टोर कर सकते हैं अगर हमारे पास न्यूक्लियर जीन्स होंगे, न्यूक्लियर जीन्स के साथ हम रिस्टोर कर सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब न्यूक्लियर जीन में अगर जैसे मान लो साइटोप्लाज्म में कोई ऐसी चीज़ है जो वो एक मान लो किसी प्रोटीन को बनाता है, जिस प्रोटीन की वजह से हमारे पास पोलन बन रहा है, लेकिन अब मान लो कि ये प्रोटीन बना ही नहीं रहा, ठीक है। तो मतलब मान लो ये इसमें म्यूटेशन होगी, लेकिन न्यूक्लियस में वो प्रोटीन है, न्यूक्लियर बना रहा है वो प्रोटीन, फिर न्यूक्लियस वो प्रोटीन बनाएगा और फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस से हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। अब इसको ना आप हमारे पास इसमें भी हमारे पास ए और बी लाइन होती है, और ए क्या होता है, मेल स्टेराइल होते हैं, बी होते हैं मेल फर्टाइल, तो ये आइसोजेनिक की होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को हम कैसे मेंटेन करते हैं, इसमें भी ए और बी का क्रॉसेस करते हैं, तो इसमें साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जो होती है वो मेंटेन रहती है। अब वो हम देखेंगे आगे साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। अब इसमें एक चीज़ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसको ना साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने देखा था हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए कैसे यूज़, विदाउट रिस्टोरर, हमको ना एक रिस्टोरर लाइन चाहिए होती है, आर लाइन जिसको हम बोलते हैं। क्यों? जस्ट अ सेकेंड, आर लाइन हमको रिस्टोरर क्यों चाहिए? क्योंकि इसमें F1 जनरेशन में तो सारे के सारे स्टेराइल ही होते हैं, ठीक है, सारे के सारे मेल स्टेराइल ही होते हैं, तो आप इसको रिस्टोर कैसे कर सकते हो हाइब्रिड सीड में? और वी कैन से दिस लाइन कैन ऑल्सो ओनली प्रोवाइड F1 जनरेशन इन द हाइब्रिड, ठीक है, ओके। सॉरी, द रिस्टोरर लाइन कैन प्रोवाइड फर्टिलिटी। तो रिस्टोरर लाइन्स को हमको यूज़ करना होता है ताकि वो इसको क्या कर सके, फर्टिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं F1 हाइब्रिड को, ठीक है, ओके। तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, दिस साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कैन बी यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हाइब्रिड, ये किसमें, सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपेगेटिंग में ही, जिसमें सीड इज़ नॉट एन इकोनॉमिकल पार्ट, ठीक है। तो ये आपको दो चीज़ें याद रखनी,
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, मतलब दीज आर द डिफरेंसेस फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक और जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, अब साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इसमें ये चीज़ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि हाई लो टेम्परेचर, इन अदर वर्ड इट इज स्टेबल। जैसे उसमें क्या होता था, वो फोटो सेंसिटिव होती थी और हमारे पास थर्मो सेंसिटिव होती थी, मतलब दैट वाज इफेक्टेड बाय दिस टेम्परेचर और एनवायरनमेंट, इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। तो अब इसमें मेरिट एंड डिमेरिट वही आएगा इसमें। अब इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले मेरिट एंड डिमेरिट में क्या है हमारे पास, एडवांटेज के हाईली स्टेबल है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस से नहीं होता है, मतलब ये वाले, तो ए और बी जो है हमेशा स्टेराइल ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मतलब ए एंड बी का क्रॉस करोगे तो हमेशा स्टेराइल प्रोड्यूस करेगा। उसमें क्या होता था, फर्टाइल प्रोड्यूस कर रहा था पहले F1 जनरेशन में। ठीक है, उसके बाद उसकी सिबमेटिंग करके बनाना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद मोर ओवर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का एरिया कम लगेगा, क्योंकि हमको ना ए और बी ही करना पड़ेगा। ठीक है, वगैरह अगेन हमको ए और बी ही करना पड़ेगा, और इसमें इमेस्कुलेशन जो क्या होती है, इमेस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप हर एक में लगा सकते हो, क्योंकि किसी में भी इमेस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें हम 2 ही लाइन क्यों बनाते हैं, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू द, ठीक है, वैसे भी इसमें हम एक रिस्टोरर लाइन भी बनाते हैं, लेकिन हम इसको रिस्टोर नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम करेंगे तब जब हमारे पास साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होती है। ठीक है, तो इसीलिए ना इसी का जो मतलब इसी का जो अपग्रेड है वो है हमारे पास साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि दैट इट कैन बी रिस्टोर इन F1 जनरेशन। हमको स्टेराइल चाहिए तो F1 जनरेशन में हमको स्टेराइल मिल गया, लेकिन अगर हमको फर्टाइल चाहिए आगे तो उसके लिए हम उसको रिस्टोर करेंगे, उसके लिए हम रिस्टोरर का यूज़ करेंगे, और उसको हम क्या बोलते हैं, और रिस्टोरर कौन करता है इसको, रिस्टोरर इसको न्यूक्लियर जीन करते हैं। तो जब हम न्यूक्लियर जीन इसमें कूद गया तो इट विल बी साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो दिस, इसकी लिमिटेड एप्लीकेशन क्या है, लिमिटेड एप्लीकेशन इन द सेंस, मतलब इसकी लिमिटेशन क्या है। ऑल राइट, अब इसकी लिमिटेड एप्लीकेशन क्या है, अभी जैसे हमने पढ़ा, इट कैन नॉट बी डेवलप फॉर द, मतलब जहाँ पे सीड इकोनॉमिकल पार्ट होगा। ठीक है, तो वहाँ पे वहाँ के लिए हम यूज़ ही नहीं कर सकते इसको, सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया इसका फिर। ठीक है, वेयर सीड इज़ नॉट इकोनॉमिकल पार्ट, वहाँ पे हम इसको यूज़ ही नहीं कर सकते। एंड इट कैन बी, मतलब इसका मतलब ये सिर्फ एसेक्सुअली प्रोपोगेटिंग क्रॉप्स के लिए ही यूज़ होगा, जैसे कि शुगर केन, पोटैटो, फॉरेज क्रॉप्स। ठीक है, क्योंकि it is solely gone by the plasma gene, therefore it is impossible to restore the fertility। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होती है। ओके, ऑल राइट, नाउ दिस, इसमें क्या होता है ना, अगेन इट हैज़ सम इन्फीरियर, वो भी आ जाती है कभी कभी, इसमें क्या हो जाती है, समटाइम्स दिस साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी क्या हो जाती है, इसमें इन्फीरियर एग्रोनॉमिक, ओके इन्फीरियर, ठीक है, इन्फीरियर एग्रोनॉमिक परफॉर्मेंस आ जाती है। मान लो यील्ड तो इम्प्रूव होगी, लेकिन जैसे मान लो फर्टिलिटी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन हमने कर ली, लेकिन इसमें क्या हो, इट हैज़ सम एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस, और वी कैन से एग्रोनॉमिक परफॉर्मेंस ऐसी होगी जो हमारे पास डिज़ायरेबल नहीं है। ठीक है, तो उसमें नहीं होता था ऐसा, बट इसमें ऐसा होता है। अब आप देखो इसका इनहेरिटेंस कैसा है और भी कैसे बनती है। जैसे मान लो अब इसमें ना इसका कोई रोल नहीं, साइटोप्लाज्म इसमें रिसेसिव ही है। ठीक है, मान लो दिस साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर नॉन रिस्टोरर, इट इज़ अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नॉन रिस्टोरर है, अनेबल टू मतलब ये फर्टिलिटी को रिस्टोर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म है, दिस इज़ मेल, ठीक है, सॉरी दिस इज़ फीमेल, क्योंकि हमेशा इस तरह फीमेल ही रखते हैं, फीमेल है लेकिन मेल स्टेराइल है, और ये मेल फर्टाइल है। ठीक है, तो इसको एज ए मेल हम यूज़ करेंगे। तो साइटोप्लाज्म, अब आपको पता है कि आपने जब इनहेरिटेंस पढ़ा होगा तो आपको पता है जो फीमेल होती है साइटोप्लाज्म सिर्फ उसी का आता है। तो यहाँ पे आएगा 50%। जैसे मान लो एक, अगर मैं इसको थोड़े अलग कलर से बनाऊँ ना, जैसे मान लो इट इज़ के, जस्ट लेट मी मेक दिस, जैसे मान लो ये हमारे पास मान लो इस कलर का है। ठीक है, और ये हमारे पास इस कलर का है। ठीक है, तो अब जब आप इसका न्यूक्लियर वो करोगे ना, तो एक जो होगा वो इस कलर का होगा, और एक जो है वो इसी कलर का बनाया था मैंने। ठीक है, नहीं, ओके, एक मैंने इस कलर का बनाया था। ठीक है, ओके फाइन, सो इट विल बी मेल स्टेराइल। क्यों मेल स्टेराइल? क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है हमेशा मेल स्टेराइल ही बनेगा F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन विल ऑलवेज बी मेल स्टेराइल। क्यों? क्योंकि क्या होगा इसमें, साइटोप्लाज्म जो है एंटायरली कहाँ से आता है, मेल फर्टाइल की वजह, सॉरी दिस फीमेल से आता है, तो फीमेल में स्टेराइल वाला है। ओके, नाउ वी हैव दिस एक्स्ट्रा। अब इसमें क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको एक
पेरेंट एक लाइन से बी लाइन में कुछ ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको, अगर हम बैक क्रॉसिंग का यूज़ करते हैं ना, तो बैक क्रॉसिंग एक ब्रीडिंग मेथड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, F1 जनरेशन को वापस से जो रिसेसिव पेरेंट है उसके साथ क्रॉसिंग करते रहते ताकि उसका जाकि उसका हमारे पास क्या होगा, साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा इसमें आ जाए, ठीक है। वैसे तो ये बहुत एक्स्ट्रा है, अभी तो मतलब इसमें पूछा नहीं गया हुआ है साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी, बट स्टिल अगर आपको करना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ये बी लाइन है हमारे पास, तो ए लाइन क्या है, स्टेराइल है, मेल स्टेराइल है। F1 बनाओगे ना, इसका F1 बनाओगे तो इसमें क्या होता है, ये आर आ जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया रेड कलर का आर, ये वाला आर, ठीक है। तो इसमें ये आएगा, इसकी वजह से क्या होगा हमारे पास, ये आएगा, तो इसको फिर से इसमें 50% जो न्यूक्लियर जीन आ गए बी में, ठीक है। बी में क्या आ गया हमारे पास, बी से 50% न्यूक्लियर जीन आ गया। अब हम क्या करेंगे, वापस से इसको स्ट्रेन बी से साथ बैक क्रॉसिंग कर देंगे, ठीक है। तो वापस से हम इसको बैक क्रॉसिंग कर लेंगे, जो बी है इसको एज ए मेल हमने लिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको बैक क्रॉसिंग करोगे, आपको पता है इसका वापस से इसका क्या होगा, शफलिंग होगी इनकी न्यूक्लियस की, ठीक है। तो इसमें बैक क्रॉस क्या होगा, 75% न्यूक्लियर जीन बी से आ जाएगा। इसी तरीके से वापस करोगे तो 6-7 जनरेशन जो आप करोगे तो आपके पास 99% जो होगा, ये जो न्यूक्लियर जीन है वो बी से आगे और साइटोप्लाज्म ए का ही रहा, ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म इसी का रहता है, ठीक है। तो यही हमको अचीव करना था, साइटोप्लाज्म ए का ही चाहिए था, लेकिन न्यूक्लियर जीन जो थे वो बी के चाहिए थे। तो मतलब हमको ये साइटोप्लाज्म कहाँ से, ए से बी में डाल देना था, ठीक है। अब देखो इसमें कितना टाइम लगता है, इसमें 6 to 7 जनरेशन्स लगती है बैक क्रॉसिंग से। बैक क्रॉसिंग में क्या करते हैं ना, हम वापस से जिसमें हमको साइटोप्लाज्म डालना होता है, उसमें हम उसी को एज ए पेरेंट, रिकरेंट पेरेंट यूज़ करते हैं, मतलब बार बार उसी के साथ हम बैक क्रॉसिंग करते हैं। और वी कैन से यहाँ तो दोनों रिसेसिव हैं, तो बार बार उसी के साथ बैक क्रॉसिंग करते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसफ़र हो जाता है पूरा। वैसे तो दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, मतलब अब मतलब मेरे हिसाब से अभी तो ये आगे पूछा जा सकता है आपको। ऑल राइट, नाउ वी विल स्टडी दिस cytoplasmic genetic male sterility in the next part.